जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कारवां है ये तेरा इम्तिहान है, साथी न कारवां है ये तेरा इम्तिहान है। यूं ही चला चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
माय गॉड, मैं नहीं खेलूंगा यार अब। मेरे तो आवाज ही नहीं थी, मैं बिना माइक के बोल रहा था यार, कोई बात थोड़ा हुई। बताओ एक बार दोबारा से, एक बार दोबारा से। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है जी? बढ़िया हो सब? कैसा लग रहा है आपको? आपके चेहरे पे अगर हल्की सी स्माइल एक बार मैं दोबारा से देख लूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ओ माय गॉड, ये सारी बातें मैंने पहले बोली थी, माइक ही नहीं चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद मैंने ये बोला था कि बहुत सारे लेक्चर हमने पीजीपी के ऊपर लगाए हैं और फाइनली आज हमारी रिवीजन का टाइम आ चुका है जी। ठीक है जी, आज हमें 1.5 घंटे के अंदर या 2 घंटे के अंदर पूरा का पूरा पीजीपी रिवाइज करना है। 2-3 पॉइंट हमारे पेंडिंग है जो हमें पीजीपी के अंदर लिखने हैं, वो हमने लिखने रह गए थे, बट उसको रिवीजन के बाद हम लिख लेंगे। पहले पूरी रिवीजन कंप्लीट करेंगे, फिर जो भी हमारे 2-3 पॉइंट बैलेंस बचे थे उसके बाद उसके हम नोटिंग कर लेंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं, तैयार हो? अच्छा, जो नोट्स मैं पीजीपी से रिवीजन कराऊंगा वो नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा। उसी नोट से आपने रिवीजन करनी है। 6 से 7 पेज के अंदर पूरा का पूरा पीजीबीपी मैंने कंसाइज किया हुआ है। ठीक है, जो इतने सारे नोट्स हमने बनाए थे वो नोट्स आपके रेगुलर बैच के हैं। रिवीजन जब करोगे एग्जाम से एक दिन पहले अगर देखना होगा, प्रोविजन सारे रिटेन करने होंगे। अगर ये वाली क्लास देख लोगे ना तो पूरा का पूरा पीजीपी आपका बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाएगा आज। ठीक है जी, स्टार्ट करें फिर बुलेट रिवीजन, बुलेट तरीके से। पक्का पक्का, चलो आओ जी। मोए 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 मोए, ये मोए 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 कौन बोल रहा है ये बीच में? अरे यार मजे लेने के लिए आ गए। इधर देखो ध्यान से, चलो भाई फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। इधर देखो ध्यान से, अब एक बार फटाफट से आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ। अब यहाँ पे एक बार चेक करो जी, आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहे पीजीपी के सुपर फास्ट रिवीजन के नोट्स जी। ठीक है, अब एक बार ना सारे बच्चे बिल्कुल सीधो के बैठ जाओ जी। साक्षी, भरत, उसके बाद बनिया गुप्ता। क्या बात है, क्या नाम रखा हुआ है, बनिया गुप्ता। गुप्ता से ही पता लग रहा है तुम बनिया हो, तो फिर गुप्ता के आगे बनिया क्यों जोड़ा गुप्ता जी? कैसी बात कर दी आपने? निखिल गुप्ता, तो क्या बोलूं, बनिया गुप्ता या निखिल गुप्ता? क्योंकि अगर गुप्ता है तो बनी है, बनी है तो गुप्ता है, क्या करूं बताओ? उसके बाद ये चिराग। चलो भाई एक बार फटाफट सारे बच्चे सीधो के बैठ जाओ जी, सारे बच्चे एक बार सीधो के बैठ जाओ। अब यहां पे आपको मैं जो रिवीजन कराऊंगा, जो आपके क्लास के नोट्स हैं उससे रिवीजन नहीं कराऊंगा, कुछ नोट्स मेरे खुद के भी हैं उससे रिवीजन कराऊंगा, और इसी नोट से आपने रिवीजन करनी है। जो क्लास के नोट्स हैं उससे भी रिवीजन कर सकते हो, बट अगर इससे रिवीजन करोगे तो आपको और करने का मजा भी आएगा जी। ठीक है जी, चलो इधर सुनो, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं जी। अब एक बार फटाफट से मेरे को बताओ जी, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था पीजीबीपी का, तो चैप्टर हमारा स्टार्ट कहां से हुआ था? सेक्शन नंबर 28 से। मैंने कहा था कि 28 से लेकर आपके 44 डीबी तक आपके जो भी सेक्शंस हैं वो सारे के सारे हमारे किसके थे? पीजीपी के थे। अच्छा, फिर इस चैप्टर को ना मैंने कई पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट किया था, अगर आपको याद आ रहा हो। मैंने कहा था इस चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका है, अगर उस वे में चैप्टर पढ़ोगे तो चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। अब वो पढ़ने का तरीका क्या था? सबसे पहले हमने कहा सेक्शन नंबर 28। अब 28 हमारा किसका था? चार्जिंग सेक्शन, जो क्या बताएगा भाई कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होंगी, वो सारी की सारी बातें 28 में लिखी होंगी। फिर सेक्शन नंबर 29 मैंने कहा था वो बताएगा कि जो भी इनकम टैक्सेबल होंगी उस इनकम को हम कंप्यूट कैसे करेंगे, वो इनकम कैलकुलेट कैसे की जाएंगी, वो सारी की सारी बातें 29 में होंगी। मतलब 29 में एक फॉर्मूला दिया होगा, एक कैलकुलेशन दी होगी, उसके बेस पे आपकी इनकम निकल कर आएगी, वो 29 में भी हम देख लेंगे। फिर 30 से लेकर 38 तक मैंने कहा था उसकी हेडिंग क्या होगी? एक्सपेंडिचर अलाउड। भाई सिंपल सी बात है, अगर मेरे को इनकम निकालनी है, इनकम निकालने का तरीका मुझे पता है, बट आप सब जानते हो इनकम निकालने के लिए काफी सारे खर्चे माइनस करने होते हैं, तो कौन कौन से खर्चे माइनस किए जाएंगे वो सारी की सारी बातें 30 से लेकर 38 में निकल के आती हैं। फिर 39 हमारे किसी काम का नहीं है। 40 में क्या लिखा होता है? एक्सपेंडिचर डिसअलाउड। एक्सपेंडिचर डिसअलाउड मतलब ऐसे खर्चे जो बिजनेस के होंगे उसके बावजूद भी वो डिसअलाउड हो जाएंगे, क्योंकि मे भी आपने कोई डिफॉल्ट किया होगा। अब डिफॉल्ट क्या हो गया होगा? मे बी आपने टीडीएस काटा ही नहीं होगा, या टीडीएस काट के आपने जमा नहीं कराया होगा। उस केस में गवर्नमेंट कहती है हम तुम्हारे खर्चे डिसअलाउड कर देंगे। वो सारी बातें 40 में डिस्कस करेंगे। फिर 41 ये बात कहता है कि अगर कोई खर्चा तुम्हें पहले अलाउड हो चुका है, उसके बाद उसकी रिकवरी हो रही है, वो रिकवरी तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल की जाएगी। दैट इज सेक्शन नंबर 41। फिर 42 हमारे किसी काम का नहीं है। 43 हमारा किसका है? डिडक्शन जो मिलेगी वो पेबल बेस पर नहीं मिलेगी, पेमेंट बेस पर मिलेगी। वो सारी की सारी बातें 43 में है। एंड सेक्शन 44 जो है वो किसका है? प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की छोटे मोटे बिजनेसमैन है उन केस में टैक्सेबिलिटी क्या होगी, सारी बातें 44 में है। और 44 में ना कुछ पॉइंट्स और भी कवर होते हैं। याद करो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कब करने हैं, 44 आपका डबल ए निकल के आता है। फिर आपको ऑडिट कैसे करवाना है, 44 ए बी निकल कर आता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो तो 44
के अंदर ऑडिट भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी है, और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की बातें जो हैं वो भी 44 के अंदर निकल के आती हैं। ये पूरा का पूरा पढ़ने का तरीका है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलो, अब सबसे पहले हमने स्टार्ट किया सेक्शन नंबर 28 हमने स्टार्ट किया। सारे बच्चों को फटाफट से मार्च मार दो। सेक्शन नंबर 28 किसका था? चार्जिंग सेक्शन। जो ये बात बोलेगा भाई कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी, वो सारी की सारी बातें 28 में निकल के आती हैं। अब 28 में बोलो 28 में कौन कौन सी इनकम आती है? सर पहली इनकम निकल के आती है जो भी इनकम आपने बिजनेस से कमाई होगी, प्रोफेशन से कमाई होगी। आपने बिजनेस प्रोफेशन पूरे साल में किसी भी टाइम किया हो, अगर एक दिन भी किया होगा तो भी वो इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल होगी। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं, जो एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिलते हैं वो भी यहां पे टैक्सेबल होंगे। इंसेंटिव कौन कौन से मिलते हैं? एक तो सीसीएस हो गया, कैश कंपनसेटरी सपोर्ट, बोलते रहो फटाफट से, डीबीके ड्यूटी ड्रॉबैक। तीसरा कौन सा है? इंपोर्ट एंटाइटलमेंट लाइसेंस। चौथा कौन सा है? ड्यूटी फ्री रिप्लेसमेंट सर्टिफिकेट। पांचवा कौन सा है? ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अगर ये आपको एक्सपोर्ट इंसेंटिव मिल रहे हैं, ये एक्सपोर्ट इंसेंटिव आपके हाथ में टैक्सेबल किए जाएंगे अंडर हेड पीजीबीपी। ये सारी की सारी बातें हमने सेक्शन नंबर 28 के अंदर पढ़ी थी। फिर अगला पॉइंट मैंने कहा था कि अगर ड्यूरिंग द बिजनेस प्रोफेशन कोई भी गिफ्ट मिलता है, कोई बेनिफिट मिलता है, कोई परक्यूजिट मिलता है, वो टैक्सेबल होगा स्टार्टिंग से। ओ मेरे भिंडी, ओए भिंडी इधर देख ध्यान से, याद करो सैलरी वाले केस में गिफ्ट की 5,000 रुपए की लिमिट थी, बोलो हाँ। अदर सोर्स वाले केस में 50,000 रुपए की लिमिट थी, बोलो हाँ। और इस वाले केस में कोई भी लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। मतलब सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, मेरे बच्चों ने मुझे 5 रुपए का पेन भी अगर गिफ्ट कर दिया, जो कभी भी गिफ्ट नहीं किया, बट अगर आपने मुझे गिफ्ट कर दिया मेरे हाथ में, वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि यहां पे कोई भी 5 और 50,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी ना कैरी करने के लिए पैसा मिलेगा, या कोई प्रोफेशन एक्टिविटी ना कैरी करने के लिए पैसा मिलेगा, या कोई नो हाउ ना शेयर करने के लिए पैसा मिलेगा, तो ये सब पैसा भी आपका टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। बट एक पॉइंट हमने स्पेशल किया था, अगर सीएफसी और एससीएफसी जो हमारे दो केमिकल होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर वो ना प्रोड्यूस करने के लिए पैसा मिलेगा तो पैसा टैक्सेबल करेंगे, बट कंसेशनल रेट से करेंगे। वहां पे रेट क्या था? 10%। बाकी जो भी बिजनेस की इनकम है वहां नॉर्मल रेट लगते हैं, बट आपका जो आपका कार्बन क्रेडिट होता है वो टैक्सेबल किस रेट से होगा? 10% के रेट से। ये बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर कोई पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को सैलरी पे करती है, तो वो सैलरी आपको हमेशा टैक्सेबल करनी है पीजीपी के अंदर। ये सैलरी हेड में टैक्सेबल नहीं करनी, क्योंकि पार्टनर और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अगला मैंने कहा था कि अगर कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो गया या उसकी कंडीशन मॉडिफाई की गई, उसके बीच में जो कंपनसेशन मिला वो भी तुम्हें टैक्सेबल कहां पर करना होगा? पीजीपी के अंदर। फिर अगला पॉइंट मैंने कहा था कि अगर स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट करोगे, तो जो भी कन्वर्जन के दिन की फेयर मार्केट वैल्यू होगी एज पर सेक्शन 28, वो भी आपकी यहां पे टैक्सेबल होगी। ये सारी की सारी इनकम जो है वो इस चैप्टर में टैक्सेबल होती है। बस ये बात ध्यान दो। सेक्शन नंबर 28 स्वाहा, खत्म हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी उसकी लिस्ट आपके सामने यहां पे लिखी हुई है। तुरंत दिमाग के आंखें बंद करो और दिमाग में क्लिक करोगे कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल है। 28 हमारा यहां पे खत्म हो जाता है। ठीक है जी। अब अगला सेक्शन यहां पे निकल के आता है, सेक्शन 29 कहता है भाई ये तो बता दिया भाई कौन कौन सी इनकम इस चैप्टर में टैक्सेबल है, बट उस इनकम को हम कंप्यूट कैसे करेंगे, उसको कंप्यूट करने का तरीका क्या होगा। 29 ने कहा कोई दिक्कत वाली बात थोड़ा भाई, मैं नहीं बैठा। मैं कहा बता कैसे इनकम निकालेंगे। कह रहा देख भाई सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, एक तुझे P&L अकाउंट दिया होगा, वो P&L अकाउंट कंपनीज एक्ट वाला दिया होगा। मैं कहा ठीक है। कह रहे उसमें तुझे एक नेट प्रॉफिट दिया होगा। मैं कहा ठीक है। कह रहे उस नेट प्रॉफिट को तू बेस बना लियो। मैं कहा ठीक है। कह रहे उसमें तू क्या कर दियो? एडजस्टमेंट कर दियो। मैंने कहा कितनी? उसने कहा 4। कह रहे 2 कर दियो खर्चों की, 2 कर दियो इनकम की। अगर कंपनीज एक्ट के नेट प्रॉफिट में ये तू 4 एडजस्टमेंट कर देगा ना, तेरे बिजनेस की इनकम निकल के आ जाएंगे। मैं कहा एक बात बता, वो 4 एडजस्टमेंट करनी कौन कौन सी है? गवर्नमेंट ने कहा देख सबसे पहले वो सारे खर्चे तू ऐड कर दियो। कौन से ऐड कर दियो? जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने। कमॉन, जो डेबिट किए हुए थे वो डेबिट नहीं होने। और फिर माइनस कौन से करेंगे? जो डेबिट होने चाहिए थे वो डेबिट नहीं हुए थे। जो डेबिट होने चाहिए थे डेबिट नहीं हुए थे। मतलब वो सारे खर्चे में ऐड करने हैं जो आपने डेबिट किए हुए थे बट डेबिट नहीं होने चाहिए थे, वो सारे ऐड कर दोगे। वो सारे खर्चे माइनस करने होंगे जो डेबिट होने चाहिए थे बट डेबिट नहीं हुए थे। फिर कौन सी इनकम माइनस करेंगे? जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी चाहिए। जो क्रेडिट की हुई थी क्रेडिट नहीं होनी
और कौन सी इनकम ऐड करोगे? जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, जो क्रेडिट होनी चाहिए थी, क्रेडिट नहीं हुई थी, उन इनकम को आप ऐड करोगे। ये 4 एडजस्टमेंट करोगे तो आपके सामने बिजनेस के प्रॉफिट निकल के आ जाएंगे। और अगर आपको याद आ रहा हो, लास्ट क्लास में इसका हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो वो किस तरह से बनेगा, किस तरह से आप नेट प्रॉफिट बेस बनाओगे, किस तरह से एडजस्टमेंट दी होंगी, वो सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्या बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, आपको नेट प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट करनी है, एडजस्टमेंट के बाद आपके प्रॉफिट निकल कर आएंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 29। अब जाके 29 क्या रहता है? स्वाहा। 29 खत्म हो गया। फिर 29 के बाद अगला सेक्शन आता है, सेक्शन नंबर 30 और 31। इसमें क्या? अब एक बात मेरे को सोच के बताओ सर, सेक्शन 29 ने बोला कि हम क्या करेंगे, खर्चों को ऐड भी करेंगे, खर्चों को माइनस भी करेंगे, और मेनली जो होते हैं वो खर्चे माइनस होते हैं। अब खर्चे अगर माइनस करने हैं तो खर्चे की ना 2 कैटेगरी होगी, या तो वो होगा रिवेन्यू या वो होगा कैपिटल। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि देखो अगर कोई खर्चा रिवेन्यू नेचर का है ना, तो रिवेन्यू नेचर वाला खर्चा हम 100% बिजनेस के पीएनएल में डेबिट कर देते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कोई खर्चा कैपिटल नेचर का होगा उसको हम अलाउड करेंगे, बट सारा एक साथ अलाउड नहीं करेंगे। इन द रेशियो ऑफ डेप्रीसिएशन, वो हर साल डेप्रीसिएशन की फॉर्म में डेबिट होता रहेगा और हर साल वो अलाउड हो जाएगा। ये बातें इनकम टैक्स में लिखी हुई हैं। फिर सेक्शन 30 ये बात कहता है कि अगर कोई खर्चा तुम्हारा बिल्डिंग से रिलेटेड है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। फिर 31 कहता है कि अगर कोई खर्चा मशीन वाला है या फर्नीचर वाला है, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं कहा बताओ भाई क्या होगा। अब सेक्शन 30 ने क्या बोला कि अगर कोई खर्चा बिल्डिंग वाला है, उसमें 2 केस होंगे कि बिल्डिंग पर खर्चा किया किसने है, या तो किया होगा ओनर ने या किया होगा टेनेंट ने। अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर रेवेन्यू खर्चा किया, याद करो मैंने क्या कहा था, 100% अलाउड, मतलब वो डेबिट कर सकता है। और अगर ओनर ने अपनी बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा किया, तुम क्या करेंगे, बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड कर देंगे और फिर वो डेप्रीसिएशन क्लेम कर लेगा। ये बातें आपकी निकल के आती हैं सेक्शन नंबर 30 के अंदर। क्या मेरी बात क्लियर है? अच्छा, बच्चा कहता है सर अगर मान लो टेनेंट है, अब अगर टेनेंट ने किसी दूसरे की बिल्डिंग पर रिवेन्यू खर्चा किया तो क्या होगा, तो टेनेंट अपने पीएनएल में वो रिवेन्यू खर्चा डेबिट कर लेगा, उसको अलाउड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर टेनेंट किसी दूसरे की बिल्डिंग पर कैपिटल खर्चा करेगा, उस कैपिटल खर्चे को हम क्या करेंगे, डीम्ड बिल्डिंग मान के हम क्या अलाउड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। तो ध्यान रखना, पूरी बिल्डिंग की कॉस्ट पर नहीं मैं कह रहा, जितना टेनेंट ने कैपिटल खर्चा किया उतने खर्चे के लिए वो बिल्डिंग टेनेंट की मान लेंगे और टेनेंट उतने खर्चे पर क्या क्लेम कर लेगा, डेप्रिसिएशन। ये बातें हमने यहां पे कंप्लीट की थी। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का। चलो फिर मशीन वाली बात करो। अब मशीन और फर्नीचर वाले केस में भी सेम लॉ एप्लीकेबल है, मशीन और फर्नीचर वाले केस के अंदर भी सेम लॉ एप्लीकेबल है। फर्क बस एक निकल के आ रहा है, अब अगर मान लो मशीन है या फर्नीचर है, ओनर ने अपनी मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया 100% अलाउड, ओनर ने अपनी मशीन पर कैपिटल खर्चा किया, कॉस्ट में ऐड करेंगे और क्या क्लेम कर देंगे, डेप्रिसिएशन। टेनेंट ने दूसरे की मशीन पर रिवेन्यू खर्चा किया 100% अलाउड, टेनेंट ने दूसरे की मशीन पर कैपिटल खर्चा किया, यहां पर मैंने कहा था लो साइलेंट है, ये वाला खर्चा अलाउड नहीं होगा। ये सारी बातें हमने यहां पे की थी, आई थिंक 29 और 30 और 31। अब जाके आपको समझ में आ जाते हैं। ये 4 सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिए, 28, 29, 30 और 31। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर दूं। देखो अगर कोई प्रॉब्लम हो ना, साथ साथ मुझे बोलते रहो जी। देखो सिंपल सी बात है, कोई प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है तुरंत मुझसे पूछ लो, सर ये प्रॉब्लम आ रही है, ये पॉइंट एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दो। कोई दिक्कत तो नहीं है? लोग कर सकता हूं 28 टिक, 29 टिक, 30 टिक, 31 टिक। तो 4 सेक्शन हमारे क्या हो चुके हैं, स्वाहा। अब आता है सबसे मेन सेक्शन आ रहा है, सेक्शन नंबर 32 जो हमारा डेप्रिसिएशन का है। अब एक बच्चा ये बात कहते हैं, यार गाबा सर एक बात बताओ, बाकी सारी बातें सही हैं। नहीं 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 गाबा सर, ना 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 ना, बिल्कुल सारी बातें सही हैं, बट एक पॉइंट समझ में नहीं आ रही। आपने बोला भाई कैपिटल खर्चा हम अलाउड करेंगे, अब कैपिटल खर्चा हम अलाउड करेंगे, फिर आपने बोला अलाउड करेंगे इन द रेशियो ऑफ डेप्रिसिएशन। तो एक बात समझ में नहीं आ रही भाई, ये डेप्रिसिएशन जो आप बार बार वर्ड यूज कर रहे हो एक्चुअल में है क्या? भाई डेप्रिसिएशन किन एसेट्स पर मिलेगा, किसको मिलेगा, कब से मिलेगा, किस वैल्यू पर मिलेगा, रेट क्या होगा, तो ये सारी की सारी बातें हमें पता ही नहीं। याद करो डेप्रिसिएशन का सेक्शन था सेक्शन नंबर 32। किसी बच्चों को याद आ रहा है? 32 में 3 पॉइंट हमने किए थे। 32.1 SLM मेथड इन केस ऑफ पावर जनरेशन कंपनी, 32.1 नॉर्मल डेप्रिसिएशन इन ऑल केसेस WDV मेथड, फिर 32.1 एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको मिलेगा अगर आपने नई प्लांट मशीनरी परचेस की है। मेरी क्लास में अगर सिंगल बच्चा भी इंटेलिजेंट बैठा हो, आपको याद करवा दूं मैं, हेलो ओ भाई साहब इधर, आपको याद करवा दूं मैंने कहा था कि अगर आप WDV मेथड ऑप्ट करोगे
तब तुम्हें एडिशनल मिलेगा। अगर आपने WDV ऑप्ट नहीं किया तो एडिशनल नहीं मिलेगा। मतलब अगर पावर जनरेशन कंपनी SLM मेथड वाला ऑप्शन लेती है, उस केस में एडिशनल डेप्रिसिएशन उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने SLM वाला लिया। और अगर वो WDV वाला लेती है, फिर उसको एडिशनल मिल जाएगा, अगर एडिशनल वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं। ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। बहुत बढ़िया जी, वेरी गुड। क्या बात है, अब आगे आ जाओ। 30 को टिक कर दूं, 31 टिक हो गया। अब आ रहा देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन 1 to 32 ये भी हो गया जी। टेनेंट बिल्डिंग पर खर्चा कर रहे हैं, डीम्ड बिल्डिंग मानेंगे, अच्छी बात है। एक्सप्लेनेशन 5, डेप्रिसिएशन क्लेम करना क्या है, मैंडेटरी। ये मैं आपको बता चुका हूं कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना ऑप्शनल नहीं है, ये मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आ जाओ 3211 देखो जी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी SLM मेथड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 3212 नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और फिर 3212 एडिशनल डेप्रिसिएशन। अब एक बार फटाफट से 3212 चेक करते हैं कि 3212 में क्या लिखा था। एक बार सारे बच्चे मेरे को फटाफट से बोल दो यार। देखो अगर आप बोलते हो ना, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। आप ना, मैं कह रहा हूं चैट बॉक्स भर दो, जितने बच्चे भी लाइव बैठे हैं ना, चैट बॉक्स भरा होना चाहिए। सारे बच्चों को फटाफट से बोल दो। अगर मैं बात करूं नॉर्मल डेप्रिसिएशन, तो किस किस पर मिलेगा भाई साहब? टेंजिबल एसेट्स पर मिलेगा, इनटेंजिबल एसेट्स पर मिलेगा, नई हो चाहे पुरानी हो, कैसी भी हो, उन एसेट्स पर आपको मिलेगा डेप्रिसिएशन। उसके बाद फिर किसको मिलेगा? ओनर। ओनर इंक्लूड्स बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो। अगर आप बेनिफिशियल ओनर हो तो भी तुम क्लेम कर सकते हो। फिर ओनर चाहे होली हो चाहे पार्टली हो। होली है तो पूरी वैल्यू पर क्लेम कर लेगा, पार्टली है फिर जितनी जितनी इसकी वैल्यू होगी उतनी उतनी वैल्यू पर वो ओनर क्लेम कर लेगा, तो पार्टली वैल्यू पर भी क्लेम हो जाएगा। आगे फिर कब से मिलेगा? एक्चुअल पुट टू यूज से मिलेगा, रेडी टू यूज से नहीं मिलेगा। इट मींस अगर आपने मशीन एक्चुअल यूज की है उस ईयर से मिलना स्टार्ट होगा, अगर आपकी रेडी टू यूज है वहां से मिलना स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद एक्चुअल पुट टू यूज से मिलेगा। अब एक्चुअल पुट टू यूज तो मिलेगा, यूज आपने किस पर्पस के लिए किया हो? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए किया हो। किस वैल्यू पर मिलेगा? WDV पर मिलेगा। WDV वैल्यू पर मिलेगा, WDV मेथड से मिलेगा, और वो WDV किसकी होगी? ब्लॉक ऑफ एसेट की। और ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या होता है? सेम नेचर सेम परसेंटेज का एक ग्रुप बन जाएगा। याद है? हेलो भाई साहब इधर, ब्लॉक ऑफ एसेट मींस क्या? सेम नेचर एंड सेम परसेंटेज का एक ग्रुप बन जाएगा, फिर वो हमारा ब्लॉक ऑफ एसेट होता है। उस पर तुम क्या क्लेम करोगे? डेप्रिसिएशन। और फिर किस रेट से? जो भी रेट आपके इनकम टैक्स रूल्स में दिए होंगे उस के रेट से आप क्या क्लेम कर लोगे? डेप्रिसिएशन। ये सारी बातें निकल के आती हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एक बार यहां पे चेक करो, देखो मैंने क्या लिखा है। देखो री, टेंजिबल पर मिलेगा, इनटेंजिबल नई हो पुरानी हो, ओनर को मिलेगा। ओनर इंक्लूड बेनिफिशियल ओनर ऑल्सो, होली हो पार्टली हो, एक्चुअल पुट टू यूज से मिलेगा। यूज कहां करोगे? बिजनेस और प्रोफेशन के लिए करोगे। किस वैल्यू पर मिलेगा? WDV किसकी होगी? ब्लॉक ऑफ एसेट की। और रेट क्या होंगे? जो रेट आपके प्रिस्क्राइब होंगे इनकम टैक्स रूल्स में, उस रेट से मिलेगा। ये सारी की सारी बातें आपके 3212 में निकल के आती हैं। फिर एक पॉइंट यहां पे और निकल के आता है, भाई साहब आपको नॉर्मल तो मिल जाएगा, बट याद करो गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर आपने कोई नई प्लांट मशीनरी परचेस की है शिप और एयरक्राफ्ट को छोड़कर। हाँ जी भाई साहब इधर, याद आ रहा है? आपने कोई नई प्लांट मशीनरी परचेस की है, किसको छोड़ के? शिप और एयरक्राफ्ट को छोड़ के, तो आपको एडिशनल मिलेगा। किस रेट से मिलेगा? 20% से मिलेगा। 20% किसका? 20% किसका? एक्चुअल कॉस्ट का मिलेगा। यहां पे WDV की बात नहीं होती मेरे बच्चे। ना 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 बिल्कुल भी ना, बिल्कुल भी नहीं। नॉर्मल वाले केस में WDV का है, एडिशनल वाले केस में किसका है? एक्चुअल कॉस्ट का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? तो अच्छा बच्चा कहता है सर एक बात मेरे को बताओ, अब अगर नई प्लांट मशीनरी परचेस करूंगा तो मेरे को जितनी भी मेरी एक्चुअल कॉस्ट होगी उसका 20% मुझे एडिशनल मिल जाएगा, उस साल मिलेगा जिस साल मैंने यूज किया होगा। बट गाबा सर सुनो ना, आपने एक पॉइंट और भी कहा था, अगर यूज किया होगा लेस देन 180 डेज के लिए तो क्या होगा? याद करो, अगर आपने जिस ईयर में एसेट एक्वायर की, जिस ईयर में आपने एसेट एक्वायर की, उसी सेम ईयर में अगर आपने यूज किया और यूज किया लेस देन 180 डेज के लिए, तो नॉर्मल भी हाफ मिलेगा, एडिशनल भी हाफ मिलेगा, और जो तुम्हें एडिशनल हाफ मिलेगा 10% मिलेगा, तो बैलेंस 10% क्या तुम अगले साल क्लेम कर सकते हो? यस 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 यस। आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपने एडिशनल पूरा क्लेम नहीं किया, अगर पूरा 20 नहीं मिलता तो बचा हुआ 10 तुम अगले साल क्लेम कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गवर्नमेंट ने यह बात यहां पे बोली थी। अब एडिशनल किस पे नहीं मिलेगा? याद करो, सेकंड हैंड मशीन पे एडिशनल नहीं मिलेगा। उसके बाद ऑफिस एम्प्लॉइज पे एडिशनल नहीं मिलेगा। कोई एसेट तुम ऑफिस में यूज कर रहे हो, घर में यूज कर रहे हो, एडिशनल नहीं मिलेगा। और जहां 100% कॉस्ट पहले ही अलाउड हो चुकी है, याद करो सेक्शन 35 वाली एसेट जो होती है साइंटिफिक रिसर्च वाली, जहां सारा का सारा खर्चा पहले अलाउड हो जाता है, उस केस में भी एडिशनल नहीं मिलेगा। ये सारी बातें हमने एडिशनल के अंदर कंप्लीट की थी। अब जाके 3212 हमारा पैक हो जाता है, कोई दिक्कत तो नहीं है।
पक्का पक्का। तो ये हमारा 3212 है और ये हमारा 3212A है, ठीक है जी। अब ये मत कहना सर एग्जाम्पल दे दो, ठीक है। अब ये सारे एग्जाम्पल क्वेश्चन वो सब हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं। मेरा इस वीडियो का पर्पस क्या है कि आपको सारे प्रोविजन रिकॉल हो रहे हैं नहीं हो रहे, दैट्स ऑल जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो अब एक बात में और बताओ रही, अब इसके साथ में हमने एक और किया था 3211, वो था पावर जनरेशन। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी अगर एसएलएम वाला ऑप्शन लेती है उस केस में क्या होगा? अच्छा एक बात मेरे को बताना यार, पावर जनरेशन कंपनी क्या ऑलवेज डब्ल्यूडीबी फॉलो करती है? नहीं 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 नहीं। बच्चा कहता है सर उसके अंदर क्या है, पावर वालों को ऑप्शन मिलता है या तो एसएलएम या डब्ल्यूडीबी। अब अगर वो एसएलएम ऑप्ट कर लेगी तो अच्छी बात है। अच्छा अगर वो एसएलएम ऑप्ट करेगी उस केस में क्या होगा? फिर मैंने कहा था हर साल सेम रेट से वो क्या क्लेम करते रहेंगे? डेप्रिसिएशन। याद है आपको? मान लो अगर 100 लाख की मशीन है, 10% रेट है, हर साल 10-10 लाख रुपए वो क्या क्लेम कर लेंगे? डेप्रिसिएशन। बट मैंने कहा था कि अगर उसने फिर एसेट बेच दिया, हेलो भाई साहब, ओए ओ भिंडू इधर। बच्चा कह रहा है भिंडू क्या होता है? भिंडी और भिंडू ये दोनों भाई बहन होते हैं और तुम बन चुके हो भिंडू, तो मुझे आंसर दो, फटाफट से मुझे आंसर दो। मैं ये बात कहना चाह रहा हूं, अगर मान लो आपने एसेट बीच में सेल कर दी है और जो तुम्हारा सेल प्राइस है तुम्हारी डब्ल्यूडीवी से भी कम आ रहा है, तो क्या बोलेंगे उसको? इनकम टैक्स में क्या बोलते हैं? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट बोलते हैं या टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अगर आपका सेल प्राइस आपकी डब्ल्यूडीवी से भी ज्यादा है तो क्या बोलते हैं? बैलेंसिंग चार्ज टैक्सेबल होगा अंडर हेड पीजीपी सेक्शन नंबर 41(2). याद आ रही है? और अगर आपका सेल प्राइस कॉस्ट से भी ज्यादा है, जितना कॉस्ट से ऊपर है, फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, सेक्शन 50 कैपिटल ए। ये सारी की सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी। अब एक बच्चा ये बात कहता है यार गाबा सर एक बात बताओ, जैसे आपको ये आपने बता दिया बट एक आपने वो भी तो कराया था, पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, वो कहां गया? वो तो आया ही नहीं। वो आएगा, वो तब लगेगा अगर आपने डब्ल्यूडीबी वाला ऑप्शन लिया है, उस केस में सेक्शन 50 एप्लीकेबल होगा। याद करो मैंने कहा था कि एक ब्लॉक ऑफ एसेट बनेगा। अब ब्लॉक ऑफ एसेट में क्या होगा? काफी सारी एसेट्स होंगी, उसमें कुछ एसेट्स नहीं परचेस करोगे, उसमें कुछ बेचोगे। अब अगर आपने एसेट बेची हैं तो आप चेक करो क्या वो सारा ब्लॉक खत्म हुआ या नहीं हुआ। अगर आपने एसेट बेची हैं तो गवर्नमेंट कहती है अगर पिक्चर बाकी है तो, याद करो, अगर पिक्चर बाकी है तो या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। लॉस कभी भी, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है तो मतलब आपने सारी एसेट सेल कर दी, अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है तो या तो गेन आएगा या फिर लॉस आएगा, डब्ल्यूडीवी कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये सारी बातें 51 और 52 में कंप्लीट की थी, बट ये तब लगेगा अगर आपने मेथड ऑप्ट किया है डब्ल्यूडीवी वाला। एसएलएम वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, आगे बढ़ सकते हैं। चलो अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो यहां पे मैंने वही लिखा है। अब एक बार यहां पे देखो 51 शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, पिक्चर अभी बाकी है, या तो गेन आएगा या डब्ल्यूडीवी आएगी, लॉस कभी भी नहीं आएगा। 52 अगर पिक्चर खत्म हो चुकी है या तो गेन आएगा या लॉस आएगा, जो भी गेन लॉस होगा वो क्या होगा? शॉर्ट टर्म। और यहां पे डब्ल्यूडीवी एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि अगर पिक्चर ही खत्म हो गई है फिर तो काम ही खत्म हो गया, बात खत्म जी। ठीक है, उसके बाद हम यहां पे आओ, फिर यहां पे देखो यहां पे क्या लिखा है, अगर आपने लेस देन 180 यूज किया, परचेज एंड पुट टू यूज अगर सेम ईयर में है और यूज आपका लेस देन 180 डेज है, यूज आपका लेस देन 180 डेज है तो 50% डेप्रीसिएशन आपको अलाउ हो जाएगा। ये बात ध्यान देना। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर यूज आपका 180 डेज या उससे ज्यादा है फिर पूरा क्लेम करोगे, फिर हाफ का मतलब ही नहीं है। फिर अगला एक पॉइंट हमने कहा था सेकंड प्रोविजो टू सेक्शन 32(1), इसके अंदर मैंने कहा था कि अगर कोई केस अमलगामेशन वाला है, मर्जर वाला है, डीमर्जर वाला है, सक्सेशन वाला है, तो जितने दिन का डेप्रीसिएशन अमलगामेटिंग कंपनी को मिलना चाहिए उतने दिन का मिलेगा अमलगामेटिंग को, बाकी का मिलेगा अमलगामेटेड को। यहां पे नंबर ऑफ डेज पे कैलकुलेशन होगी, पूरे इनकम टैक्स में ऐसा नहीं है। पूरे इनकम टैक्स में हर जगह कैलकुलेशन नॉर्मल होती है और इस केस में गवर्नमेंट कहती है हम कैलकुलेशन जो करेंगे वो करेंगे नंबर ऑफ डेज पे। मतलब जितने दिन का अमलगामेटिंग कंपनी ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटिंग कंपनी को मिलेगा, जितने दिन का अमलगामेटेड कंपनी ने यूज किया उतने दिन का अमलगामेटेड कंपनी को मिलेगा। ये सारी की सारी बातें आपके निकल के आती हैं। अब कोई दिक्कत परेशानी या कुछ भी अजीब लग रहा हो तो मेरे को बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या पक्का पक्का लॉक कर सकता हूं? नहीं, चलो अब तक यहां तक सारी बातें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके सर, गाबा सर देखो अभी तक आपने क्या बताया? 28 चार्जिंग सेक्शन, 29
29 था, हाँ, हाउ टू कंप्यूट पीजीपी इनकम। और फिर 30 में बिल्डिंग वाले खर्चे, 31 में मशीन वाले खर्चे, और फिर 32 एसएलएम मेथड, फिर 32 नॉर्मल, फिर 32 ए एडिशनल डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, फिर आपने हमें वो कराया 32 नॉर्मल, फिर आपने कहा जी अगर लेस देन 180 यूज है तो हाफ मिलेगा, और यूज हमें चेक करना है परचेज वाले ईयर में, वो पॉइंट हमारा हो गया। फिर एडिशनल के अंदर नई प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, और शिप और एयरक्राफ्ट वाले केस में नहीं मिलेगा, और ये एक्चुअल कॉस्ट का मिलेगा, डब्ल्यूडीवी का नहीं मिलेगा, और ये रेट 20% है। फिर सेकंड हैंड पर नहीं मिलेगा, ये सारी बातें आपने हमें बताई। और फिर आपने हमें एसएलएम मेथड वाला बताया। फिर एसएलएम मेथड में आपने कहा रही अगर आपका सेल प्राइस कम है तो टर्मिनल डेप्रिसिएशन, अगर ज्यादा है तो फिर बैलेंसिंग चार्ज हो गया, और अगर कॉस्ट से भी ऊपर है फिर वो क्या हो गया, कैपिटल गेन हो गया। तो ये सारी बातें अभी तक हमने डिस्कस की हैं। अब बताओ क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? पक्का पक्का लॉक कर सकते हैं? चलो जी अब आगे आ जाओ जी। अब ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद अगला सेक्शन जो मेरे सामने आ रहा है, अब वो आ रहा है दैट इज सेक्शन नंबर 32.2। अब ये 32.2 का मतलब क्या है, याद करो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। ओके सर, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। चिराग कह रहा है सर, गावा सर यार ये बताओ ये अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है ये होता क्या है? याद करो, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो होता है, अगर आपके प्रॉफिट इतने नहीं हैं कि आपका डेप्रिसिएशन अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला था कि उसको हम क्या बोलेंगे, अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन। अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन जो है वो किसी भी हेड की किसी भी इनकम से खत्म हो जाएगा, कैजुअल इनकम और सैलरी की इनकम को छोड़ के। अगर खत्म नहीं होता अगले साल फिर सेम कैजुअल और सैलरी की इनकम को छोड़ के किसी भी इनकम से खत्म हो जाएगा, और इनफिनिटी लाइफ तक कैरी फॉरवर्ड करेंगे। यहां पे कोई 4 साल की बात नहीं, कोई 8 साल की बात नहीं। और एक पॉइंट और है, याद करो, अगर आप रिटर्न अपनी ड्यू डेट पे फाइल नहीं करते तो भी अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ये पॉइंट आपको मैंने वहां पे लिखवाया था, रिटर्न वाला पॉइंट एक लिखवाया था कि अगर वैसे क्या होता है, रिटर्न फाइल लेट फाइल करने पर आपके बिजनेस और कैपिटल गेन के लॉस ऐसे हैं जो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते, सेटअप हो सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकते। बट अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन और हाउस प्रॉपर्टी ये दोनों ऐसे हैं, अगर क्या मैंने बोला, अगर रिटर्न सही टाइम पर फाइल नहीं है तो भी ये दोनों कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं। इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, बस ये पर ध्यान दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। आगे देखो फिर अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट फिर हमारा आ रहा है 43.1 एक्चुअल कॉस्ट वाला। ओके सर, एक्चुअल कॉस्ट में क्या था, याद करो एक्चुअल कॉस्ट में क्या था सर? एक्चुअल कॉस्ट में निकल के आता है कि अगर हमारे कैपिटल खर्चे 10,000 तक है तो भाई अगर 10,000 तक है तो गवर्नमेंट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट जैसे मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर तुम्हारे एक बार चेक करना जी, एक बार चेक करो। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, स्टार्ट हो गया? डन 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 डन, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लाइट ही भाग गई थी, बताओ, आगे पीछे इन्वर्टर चल जाता है, कोई नजर बट्टू बैठा है सामने, पक्का कोई ना कोई तो नजर बट्टू है तुम में से। लाइट भगा दी किसी ने, तुमने ऐसा धूम कर दिया ना, लाइट चली गई। चलो वापिस आओ, कमान 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 कमान, वापिस आओ जी। चलो इधर देखो ध्यान से, तो हम थे सेक्शन नंबर 43.1 पे। अब अगर मैं सेक्शन नंबर 43.1 की बात करता हूं तो 43.1 हमारा किसका था, एक्चुअल कॉस्ट का था। अब एक्चुअल कॉस्ट के अंदर मैंने कहा था कि अगर आपके 10,000 रुपए तक की कैपिटल एसेट है तो पेमेंट जैसी मर्जी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपकी 10,000 से ऊपर की एसेट है तो गवर्नमेंट ये बात कहती है कि पेमेंट करनी होगी अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम वाला ऑनलाइन पेमेंट करनी होगी, तब वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी। और अगर वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी तो डेप्रीसिएशन तुम क्लेम कर पाओगे, नहीं तो क्लेम नहीं कर पाओगे। बस ये बात ध्यान दो, याद करो, इसका मैंने क्वेश्चन भी किया था, आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लो फॉर एग्जांपल अगर 50,000 रुपए की एसेट है, आपने कैश में पे कर दिया तो 50,000 रुपए अब तुम डेप्रीसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। रीजन क्योंकि वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट ही नहीं बनी। हाँ 10,000 तक की एसेट है, तुम कैश में पे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 10,000 से अगर ऊपर की एसेट होगी तुम्हें अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से या ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, तभी वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, नहीं तो वो तुम्हारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी। ये बातें 43.1 में निकल के आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद
फिर आगे देखो 43.6। अब 43.6 हमारा किस कह रही है? डब्ल्यूडीवी का। अब डब्ल्यूडीवी वाले केस में क्या होता है? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी प्लस में परचेज माइनस में सेल, बैलेंस क्या आएगा? क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी। इसमें तुम क्या क्लेम कर लोगे? डेप्रीसिएशन क्लेम कर लोगे। फिर माइनस करने के बाद क्या आएगा? डब्ल्यूडीवी आफ्टर डेप्रीसिएशन। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो जी। पक्का पक्का सिंपल कैलकुलेशन है, आगे बढ़ सकता हूं। चलो अब आगे हो रही, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 38.2। अब 38.2 निकल के आ रहा है कि अगर आपने कोई भी एसेट है, एक बात मेरे को बताओ, ओ मेरे बच्चों, ओ मेरे बाबू, एक बात मेरे को बताओ, सारे बच्चे बताओ, शाबाश। अगर आपने कोई भी एसेट है पार्शियली बिजनेस में यूज की, पार्शियली पर्सनल की, तो बताओ क्या करेंगे? अरे भाई क्या करेंगे भाई? भाई बता दे भाई क्या करेंगे? अगर आपने पार्टली बिजनेस में यूज की, पार्टली पर्सनल की, तो क्या करेंगे? याद करो मैंने कहा था पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे, पूरी डिडक्शन निकालेंगे, फिर उस डिडक्शन को बाइफरकेट करेंगे, वैल्यू को बाइफरकेट नहीं करेंगे। ना 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 ना, याद करो मैंने कहा था 5 लाख की एसेट है, 70% बिजनेस में और 30% पर्सनल, तो 5 लाख को बाइफरकेट नहीं करना। 15% उसका मान लो डेप्रिसिएशन है, तो 5 लाख का 15 कितना हो गया? 75,000। उस 75,000 को बाइफरकेशन कर रहे हैं। 75,000 का 70% जो भी निकल कर आएगा उसका तुम्हें डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, और जो 30% निकल कर आएगा उसका तुम्हें डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। ये सारी की सारी बातें निकल के आती हैं, ये गवर्नमेंट ने यहां पर कही है। देखो वही लिखा है जी, पार्टली बिजनेस में उसका मिलेगा डेप्रिसिएशन या डिडक्शन आपको मिल जाएगी, और अगर पार्टली पर्सनल में है उसका डेप्रिसिएशन या डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। ये मैंने क्रॉस कर रखा है, बस ये पर ध्यान दो, तो दिक्कत तो ना है। चल आगे, हाँ भाई, भाई चल आगे, चल लो सर, कोई दिक्कत थोड़ा है। आगे देखो 43C है जी। अब 43C है, मैंने कहा था सेम 50C की तरह नहीं। 50C में याद आ रहा है? 50C, 50C याद है सर? याद है 50C ना, वही था, वही सर, वही है जो आप बिल्कुल समझ रहे हो, वही था ना 50C। तो भाई कि अगर सेल प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से कम है, इधर आ नालायक, 50C था वो 50CA था, अनलिस्टेड कंपनी वाला। 50C क्या था? हाँ 50C सर, वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर सेल प्राइस के 110% से ज्यादा होती है तो स्टैंप ड्यूटी सेल प्राइस बन जाता है। याद करो। हाँ याद आ गया ना। फिर मैंने कहा था अगर आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट के दिन की अलग है और रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग है, तो हम एग्रीमेंट के दिन की स्टैंप ड्यूटी वैल्यू को बेस बना लेंगे। बट अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया हो, अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट से, या अगर ऑनलाइन पे कर दिया हो, फिर एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस बनेगी, नहीं तो एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी बेस नहीं बनेगी। ये सारी बातें हमारी वहां पे निकल के आती हैं। कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता दो जी। पक्का वही पॉइंट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। देखो पहले एक जगह 120% की रेशो भी यहां पर थी, बट अब वो डिलीट हो चुकी है। अब सिर्फ 110% वाली रेशो ध्यान देनी है। और यहां पे मैंने एक पॉइंट और लिखा नहीं है, जो मैंने आपको बताया था, लिखा नहीं है बट मैंने बताया था कि एग्रीमेंट के दिन की एसडीवी अलग है, रजिस्ट्रेशन के दिन की अलग है, फिर हमें एग्रीमेंट के दिन की लेके चलनी है। कब लेके चलनी है? अगर बायर ने कुछ पैसा एग्रीमेंट के दिन या उससे पहले पे कर दिया हो, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन, तब तो लेंगे एग्रीमेंट के दिन की, नहीं तो फिर क्या लेंगे? रजिस्ट्रेशन के दिन की लेंगे। और एक पॉइंट हमने यहां पे और किया था, याद है? एक पॉइंट हमने और किया था, याद करो कौन सा पॉइंट क्या था? यहां पर मैंने कहा था कि अगर आपको फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि आपकी एसडीवी जो है वो ज्यादा है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, तो गवर्नमेंट ने कहा था तेरे पास 2 ऑप्शन है वैल्यूएशन ऑफिसर, या तो अपील कर दे और जहां पर तू जाएगा वो तेरी वैल्यू निकाल देंगे। उस वैल्यू को तुझे अपनी वैल्यू माननी है, बट वो वैल्यू स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और एक्चुअल सेल प्राइस से कम नहीं होनी चाहिए। ये सारी की सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी, अगर आपको याद आ रहा हो जी। बात समझ में आ रही है? पक्का चलो जी। उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये निकल के आ रहा है 35A और 35A। इसमें क्या था? अगर आपने लाइसेंस और स्पेक्ट्रम पर खर्चा किया, याद करो अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, हाँ जी हेलो इधर, अगर कोई टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, उसने लाइसेंस लेना है, स्पेक्ट्रम लेना है, उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लाइसेंस मांगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा लाइसेंस जो है 50 लाख रुपए का है और लाइसेंस की लाइफ 10 साल की है। अब लाइसेंस वैसे कैपिटल खर्चा है, लाइसेंस वैसे इनटेंजिबल एसेट है, लाइसेंस पर इनटेंजिबल एसेट होने की वजह से वैसे 25% के रेट से डेप्रीसिएशन मिलना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने कहा नहीं। गवर्नमेंट ने कहा इसका ट्रीटमेंट हम अलग करेंगे, जितने साल का वो लाइसेंस होगा ना उतने साल से डिवाइड करके लाइसेंस की कॉस्ट को हर साल अलाउड कर देंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है। बताओ कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? वही बात यहां पे लिखी है, जो लाइसेंस वाले खर्चे हैं, जितने साल में लाइसेंस जितने साल का वो लाइसेंस होगा उतने साल से वो डिवाइड करके हर साल वो खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है?
पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्रक्स बस ये निकल गया कि जितने का भी लाइसेंस होगा, जितने साल का वो लाइसेंस होगा, उतने साल से डिवाइड कर देंगे टोटल कॉस्ट को, हर साल उतना उतना डेबिट कर लेंगे। एक पॉइंट हमने यहां पे और किया था, यहां पर मैंने कहा था कि अगर आपने लाइसेंस बीच में बेच दिया, याद है, अगर आपने लाइसेंस बीच में बेच दिया तो फिर मैंने कहा था आपका सेल प्राइस, याद करो, अनअमोर्टाइज कॉस्ट से कम है, तो फिर जो बैलेंस बचेगा लॉस ऑन सेल ऑफ लाइसेंस होगा, उसकी तुम्हें डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 35A बेबी या ABA, आप पीएनएल में डेबिट कर सकते हो। एक पॉइंट यहां पे और था, अगर आपका सेल प्राइस अनअमोर्टाइज कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर वो टैक्सेबल कर देंगे पीजीपी के अंदर, और अगर तुम्हारा सेल प्राइस तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा है तो फिर वो कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। सेम एसएलएम मेथड वाला ट्रीटमेंट था, फर्क बस ये निकल के आ रहा है कि वहां पे नाम अलग थे, यहां पे नाम अलग है। वहां पे टर्मिनल डेप्रिसिएशन था, यहां डिडक्शन है। वहां बैलेंसिंग चार्ज था, यहां प्रॉफिट है। बाकी सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, उस कैलकुलेशन में फर्क निकल के नहीं आ रहा, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आगे आओ जी, अगला एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 35D। अब 35D में क्या था? 35D ये बात कहता है कि अगर कोई खर्चा आपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया होगा, याद करो प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर, अगर कोई खर्चा आपने बिजनेस कमेंसमेंट से पहले किया है, वो सारे खर्चे हम तुम्हें अलाउड करेंगे किस साल में? जिस साल के अंदर बिजनेस कमेंस करोगे, बट सारे नहीं, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। मतलब जो भी आपने खर्चे किए होंगे वो टोटल कर लो, डिवाइड बाय 5 कर लो, उसको हर साल हम अलाउड कर देंगे, 5 साल तक हम अलाउड करेंगे। बट वो खर्चा तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के 5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, इसका एग्जांपल आपको मैंने दिया था, याद करो। फॉर एग्जांपल मान लो मैंने बिजनेस कमेंसमेंट से, बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से पहले खर्चे किए 20 लाख, तो गवर्नमेंट का 20 लाख अलाउड करेंगे। 20 लाख कैसे? डिवाइड बाय 5, हर साल 4-4 लाख रुपए तो डेबिट कर लेगा। अब मान लो मेरी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 80 लाख है, तो 80 लाख का 5% कितना हो गया? 4 लाख। तो गवर्नमेंट ने कहा बस 4 लाख वाले खर्चे ही अलाउड होंगे, तूने खर्चे के 20 लाख, अलाउड होंगे 4 लाख, क्योंकि जो 5% से ऊपर वाले खर्चे होंगे वो इनकम टैक्स में हम इग्नोर कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो क्रक्स का निकल क्या रहा है? एक्चुअल एक्सपेंडिचर और कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, विच एवर इज लेस, इतने खर्चे में अलाउड करने हैं और 5 इंस्टॉलमेंट में अलाउड करने हैं। ये बात 35D कहती है, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद 35E, उसमें क्या लिखा भाई? अगर मान लो ऑयल की प्रोस्पेक्शन, मिनरल ऑयल्स होते हैं एक्सट्रैक्शन, उसकी प्रोस्पेक्शन एक्सट्रैक्शन पे जो भी खर्चा हो रहा है हम 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड कर देंगे। ये बात आपकी 35E में निकल के आती है, ये हमने कंप्लीट किया था, ठीक है जी। उसके बाद फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन 35AD। याद करो 35AD में क्या होता है? 35AD में ना टोटल आपके 14 बिजनेस होते हैं। 35AD में टोटल हमारे 14 बिजनेस होते हैं। 14 बिजनेस होते हैं, हाँ याद करो, याद करो, याद करो सर, ना 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 ना, हेलो ओए, याद करो 14 बिजनेस कौन कौन से होते हैं? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। एक तो सर होता है कोल्ड चेन फैसिलिटी, ठीक है। फिर दूसरा वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा होता है फिर आपका अपना हॉस्पिटल, कम से कम 100 पेशेंट बेड। चौथा फिर होता है हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग। पांचवा प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर। छठा फिर हो गया होटल, मिनिमम 2 स्टार अबव कैटेगरी। सातवां हो गया पाइपलाइंस फॉर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। आठवां हो गया वेयर हाउसिंग फॉर शुगर। और 9th हो गया अपना वो कस्टम के वेयर हाउस हो गया ICD और CFS। 10th हो गया प्रोडक्शन ऑफ हनी और बी कीपिंग वाला। 11 हो गया सर आपका स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन और। फिर आपका 12th हो गया सर आपका भगवान झूठ ना बुलवाए, वो था ना आपका हाँ सेमी कंडक्टर वेफर फैब्रिकेशन की मैन्युफैक्चरिंग। और फिर 13 आपका हो गया 13 अपना कोल्ड चेन फैसिलिटी, वो तो रह ही गया। और फिर लास्ट में निकल के आ रहा है आपका हाँ लास्ट में निकल के आ रहा है आपका बिपाशा, बिजली पानी सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अगर आप बनाओगे तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये 14 बिजनेस हैं, इन 14 में से अगर कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट की 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड है, बस ये ध्यान दो। और 35AD आपको मैंने कहा था ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा एक पॉइंट मैंने आपको और बताया था कि आपको डिडक्शन तो मिल जाएगी, बट अच्छा एक पॉइंट और भी था, कोल्ड चेन तो मैंने बता दिया था, वो स्लम रिहेबिलिटेशन वाला, सॉरी वो स्लम रिहेबिलिटेशन वाला पॉइंट हमारा रह गया था। स्लम वाला, स्लम के लिए अगर घर बनाओगे तो भी 35AD में आपको अलाउड हो जाएगा। अब यहां पर मैंने कहा था कि एक तो गुडविल, याद करो, एक तो गुडविल, भाई साहब गुडविल वाले केस में डिडक्शन नहीं मिलती। फिर लैंड परचेज की डिडक्शन नहीं मिलेगी। और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं उस केस में आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अरे किसी बच्चे को याद है, देखो आपका माइंड कितना तेज काम कर रहा है, याद है 35AD की जो एसेट्स होती हैं उसको कितने साल से पहले आप किसी और बिजनेस में यूज नहीं कर सकते? याद करो, एक लिमिट थी यहाँ पे,
लॉक इन पीरियड था 8 साल। वेरी गुड। 8 साल से पहले अगर आप 35AD वाले सेट को किसी और बिजनेस में यूज कर लोगे तो क्या होगा, फिर जो खर्चा अलाउड हुआ था उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस अलाउड करना पड़ेगा। फिर बट सारा डिस अलाउड नहीं करेंगे, उसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करने के बाद फिर जो बैलेंस बचेगा वो हम डिस अलाउड करेंगे। ये बातें आपके 35AD में आती हैं। और एक बात और बताओ, इधर आओ, इधर तो आगे आओ। 35AD के जो बिजनेस के लॉस हैं उसको तुम खत्म कैसे कर सकते हो? बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बोलो बोलो बोलो। 35AD के किसी भी बिजनेस की इनकम से वो लॉस हम खत्म कर सकते हैं और इनफिनिटी लाइफ तक वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। आपको मेरी बात समझ में आती है? पक्का पक्का। अब एक बार यहाँ पे चेक कर लो, वही बातें यहाँ पे लिखी हैं। और देखो लॉक इन पीरियड कितने का, 8 साल का है, और वही 14 बिजनेस जो है आपके यहाँ पे निकल के आते हैं। डन है जी, लॉक कर दूं। चलो उसके बाद फिर आपका अगला सेक्शन निकल के आता है, सेक्शन नंबर 36। अब 36 में क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 36 जो है ना वो आपका है सर्टेन डिडक्शन। अब गवर्नमेंट ये बात कहती है कुछ डिडक्शन जो है आपको हम 36 में अलाउड कर देंगे। अब कौन कौन सी डिडक्शन मुझे सेक्शन 36 में अलाउड कर दी जाएंगे, वन बाय वन हमें वो चेक करना है। सबसे पहला केस गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर आपका बिजनेस है, आपने अपने बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड का इंश्योरेंस करवाया, उसका आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, 36 में आपको अलाउड होगा। पहला पॉइंट तो ये है। फिर दूसरा गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एम्प्लॉई है, उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाया, उसका प्रीमियम पे किया, आपको 36 में अलाउड है। तीसरा गवर्नमेंट ये बात कहती है कि बोनस और कमीशन जो भी आपने पे किए 36 में आपको अलाउड है। फिर पॉइंट नंबर 4 गवर्नमेंट ये बात कहती है अगर आपने बिजनेस के लिए कैपिटल बोरो की, फंड बोरो किया, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो अलाउड है 36 में। अगला गवर्नमेंट ये बात कहती है कि अगर जीरो कूपन बॉन्ड आपने डिस्काउंट पे इशू किए तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 36 के अंदर। फिर अगर आपके एक्चुअल में बैड डेट्स हो चुके हैं, आपने डेटर राइट ऑफ कर दी है, प्रोविजन नहीं, डेटर राइट ऑफ हो चुके हैं, बैड डेट्स हो चुके हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 36 में। अगला फिर अगर प्रोविजन अलाउड होंगे बट ओनली बैंकिंग कंपनी वालों को, इंडियन बैंक वाले केस में क्या था 8.5% और फॉरेन बैंक वाले केस में क्या था 5% का प्रोविजन आपको अलाउड होगा। ये बात हमने वहां पे की थी। अगला फिर मैंने कहा था अगर आप शेयर्स में डीलिंग कर रहे हो, जो भी आप एसटीटी पे करोगे उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अगर आप कमोडिटी में डील कर रहे हो, जो भी आप सीटीटी पे कर रहे हो उसकी आपको डिडक्शन मिल जाएगी। फिर अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉई से फैमिली प्लानिंग करवा रही है, फैमिली प्लानिंग करवाने पर कोई रिवेन्यू खर्चा कर रही है 100% अलाउड, और अगर वो कैपिटल खर्चा कर रही है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको अलाउड हो जाएगा। फिर आगे मैंने कहा था अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के अप्रूव ग्रेचुटी फंड में, अप्रूव पेंशन फंड में, अप्रूव सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन करेगा तो एम्प्लॉयर के हाथ में वो कंट्रीब्यूशन अलाउड हो जाएगा सेक्शन 36 में। ये सारी की सारी बातें निकल के आती हैं। बट अगर वो फंड अप्रूव नहीं है, अगर वो फंड अनअप्रूव है, तो फिर सारा का सारा खर्चा डिस अलाउड होगा सेक्शन 47 और 49। ये सारी बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी, अगर आपको याद आ रहा हो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो ये खर्चे आपके 36 में अलाउड हो जाते हैं। आई थिंक आपको मेरी बात यहां पे समझ में आ चुकी है। दैट इज सेक्शन नंबर 36। बहुत बढ़िया। मजा आ रहा नहीं आ रहा? मजे का तो पता नहीं, ये समझ नहीं आ रहा आपको सारे प्रोविजन आपको याद कैसे हैं गाबा सर? हमारा दिमाग खराब हो रहा है, हमें याद नहीं हो रहे। अरे अगर मेरे को अभी भी याद नहीं होंगे ना तो मेरे ऊपर लानत है। 10 साल से पढ़ा रहा हूं कि पेपर, उसके बावजूद भी अगर याद नहीं होंगे फिर मैं पढ़ाने लायक ही नहीं हूं। मेरे को मत देखो, तुम ये देखो कि तुम्हें 10-20% याद आ रहा है, नहीं आ रहा। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, 10-20% भी अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी अचीवमेंट आपके लिए। याद आ रहा है 50% तक याद आ रहा है, पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। बस अब अगर आप 1-2 बार और पढ़ोगे सारा याद आ जाएगा आपको। फिर कौन कहता पीजीबी मुश्किल है यार, हद हो गई बिल्कुल ही। ठीक है जी, चलो अब आगे और फटाफट से आओ जी। अब आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। चलो जी, आओ जी, फटाफट से आओ जी, आओ जी फटाफट। शाबाश शाबाश शाबाश। सर मेरे को सेक्शन नंबर याद नहीं रहते, कोई बात नहीं साक्षी, याद हो जाएंगे। बार बार पढ़ोगे ना, बार बार पढ़ोगे ऑटोमेटिकली आपको याद होते रहेंगे। अब निश्चिंत हो जाओ बस। सिर्फ पास होने का एक ही तरीका बताऊं, पास होने का एक ही तरीका, रैंक लेने का एक ही तरीका, हर पेपर में एग्जामिनेशन लेने का एक ही तरीका। क्या? मूवी को 3 चीजें चलाती हैं, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। एग्जाम को 3 चीजें चलाती हैं, रिवीजन रिवीजन और रिवीजन। बस
इसके अलावा कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। रिवीजन 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 रिवीजन, मल्टीपल रिवीजन, एग्जाम तुम्हारा 100% क्लियर। मल्टीपल रिवीजन चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये पास होने का तरीका है। अगर तुम्हें मंजूर है तो अच्छी बात है फिर। चलो जी अब आओ जी, फटाफट से आओ जी, इधर देखो ध्यान से। अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है? अगला पॉइंट फिर आ रहा है सेक्शन नंबर 37। अब एक बार यहां पे चेक करना, अब सेक्शन नंबर 37 क्या निकल के आ रहा है? जनरल डिडक्शन। अगर मैं बात करूंगा अब जनरल डिडक्शन की, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है 37 में आपको डिडक्शन मिलेंगी। अच्छा, डिडक्शन कौन सी मिलेंगी? याद करो मैंने कहा था कि जो खर्चे आपको पहले कहीं पर भी अलाउड नहीं हुए, वो सारे के सारे खर्चे 37 में अलाउड हो सकते हैं। बट 37 में ना कुछ कंडीशन निकल के आती हैं। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड करोगे तब तो वो खर्चा 37 में अलाउड होगा, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करोगे वो खर्चा 37 में अलाउड नहीं होगा। अब कौन कौन से खर्चे 37 में अलाउड होंगे एक बार चेक करते हैं। सबसे पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 37 में वो खर्चा अलाउड होगा जो आपको 30 to 36 में अलाउड नहीं हुआ, पहली कंडीशन, अच्छी बात है। दूसरी कंडीशन फिर 100% वो बिजनेस वाला खर्चा है, ठीक है, 100% वो रिवेन्यू खर्चा है, ठीक है, वो खर्चा लीगल खर्चा है, ठीक है, सीएसआर वाला खर्चा नहीं है, ठीक है, और कोई भी फ्री बीस नहीं है। फ्री बीस मतलब होता है, याद आ गया, वो डॉक्टर को गिफ्ट मिल रहे हैं, बेनिफिट मिल रहे हैं, मेडिसिन शॉपकीपर गिफ्ट दे रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने कहा वो वाला खर्चा नहीं है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो खर्चे आपको 37 में अलाउड हो जाएंगे, नहीं तो खर्चे 37 में अलाउड नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान दो। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, ऐसे खर्चे जो पहले तुम्हें कहीं पर भी अलाउड नहीं हुए, ऐसे खर्चे ऐसे खर्चे ऐसे खर्चे जो तुम्हें, ऐसे खर्चे, हाँ जी सुनो, हेलो ओए भिंडी, ऐसे खर्चे जो तुम्हें पहले कहीं पर भी अलाउड नहीं हुए। दूसरा, जो खर्चे रिवेन्यू हैं, जो खर्चे लीगल हैं, और कौन से, जो सीएसआर वाले नहीं है, और फिर जो खर्चा आपका फ्री बीस वाला नहीं है, वो सारे खर्चे 37 में तुम डेबिट कर सकते हो। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 37 इज रेजिडुअरी सेक्शन, बचे कुछ सारे खर्चे 37 में अलाउड होते हैं, बस ये पर ध्यान देना जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, चलो बहुत बढ़िया जी। उसके बाद अब चेक करो, अब यहां पे आ जाओ, सेक्शन आ जाओ 40 पर जी। अब यहां पे आओ, सेक्शन नंबर 40 पर आओ जी। अब एक सेक्शन नंबर 40A1, 40A1A और 40A3, इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार वो चेक करते हैं। हेलो भाई साहब, इधर देखो ध्यान से, सारे बच्चे यहां पे आओ, वापिस आओ। अब एक बार यहां पे चेक करना, अब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है सेक्शन 40 में ना देखो दो चीजें होंगी, या तो पेमेंट आपने की है रेजिडेंट को, या पेमेंट आपने की है नॉन रेजिडेंट को। बहुत ध्यान से पढ़ना। अब अगर आपने पेमेंट की है रेजिडेंट को, पेमेंट गवर्नमेंट कह रही है कोई पेमेंट, कोई भी, यहां पे सैलरी है, अदर देन सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट है, ब्रोकरेज है, प्रोफेशनल फीस है, कुछ भी है, सारी पेमेंट यहां पे आएंगे। अगर आपने रेजिडेंट को कोई भी पेमेंट की है और उस पेमेंट पर टीडीएस कटना चाहिए था, उस पेमेंट पर क्या था? टीडीएस कटना चाहिए था। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैंने तुम्हें रेंट पे किया, अब उस रेंट पे टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए था, और मैंने टीडीएस काटा भी नहीं, तो मैंने कोई डिफॉल्ट थोड़ा किया। हेलो ओए भाई साहब, क्वेश्चन सुना मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैंने तुम्हें रेंट पे किया, रेंट पे टीडीएस कटता है 2,40,000 के बाद, मैंने तुम्हें 2 लाख रुपए का रेंट पे किया, टीडीएस नहीं काटा, मैंने कौन सा गुनाह कर दिया? तो गवर्नमेंट ने कहा टीडीएस काटने की बात तब आएगी जब पहले टीडीएस कटना चाहिए, और वो टीडीएस कटना चाहिए या नहीं चाहिए वो कैसे पता लगेगा? टीडीएस के चैप्टर में। तो अगर मान लो उस चैप्टर में लिखा है इस पेमेंट पर टीडीएस कटना चाहिए, दैट्स ऑल। तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर 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 बहुत ध्यान सुना, अगर 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 पेमेंट पर टीडीएस कटना चाहिए था और आपने टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस आपने काट लिया था बट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले आपने जमा नहीं कराया, मतलब गवर्नमेंट ने क्या बोला, या तो टीडीएस काटा नहीं या टीडीएस आपने काट लिया बट आपने रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट से पहले जमा नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ने बोला 70% खर्चा तो हम अलाउड कर देंगे क्योंकि तुम इंडिया के रेजिडेंट हो, बट 30% हम करेंगे डिस अलाउड, बट ये 30% भी तुम्हें अलाउड हो जाएगा किस साल में? जिस भी साल में तुम टीडीएस काट के जमा करवा दोगे उस साल में खर्चा ये अलाउड हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब ये पॉइंट निकल के आ रहा है कि अगर आज मैंने टीडीएस नहीं काटा या काट के इस साल में जमा नहीं कराया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले, तो इस साल में 70% तक तो मैं डेबिट कर सकता हूं, 30% मैं डेबिट नहीं कर पाऊंगा, ये 30% मैं उस साल में डेबिट कर सकता हूं, जिस भी साल में टीडीएस काट के जमा करवा दूंगा उस साल में डेबिट कर लूंगा। ये बातें 41 में लिखी है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का लोग कर दूं। चलो अब अगले पॉइंट पे आओ जी। अगला पॉइंट आता है जी, बच्चा कहता है सर अगर पेमेंट किए एनआर को, तो गवर्नमेंट ने कहा देख भाई अगर तूने पेमेंट की एनआर को तो सैलरी को छोड़ दे, सैलरी को बाहर निकाल दे। अब सैलरी को छोड़ के कोई भी पेमेंट है, प्रोफेशनल फीस, ब्रोकरेज, कमीशन, इंटरेस्ट, वट एवर कोई पेमेंट है,
अगर पेमेंट की एनआर को टीडीएस नहीं काटा, या टीडीएस काटा बट टीडीएस काटने के बाद जमा नहीं कराया, आपने टीडीएस से नहीं काटा या टीडीएस काटा बट टीडीएस काटने के बाद आपने जमा नहीं कराया, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई सुन 100% खर्चा डिसअलाउड है। क्या है, दोबारा बोलो क्या है, 100% खर्चा क्या है, डिसअलाउड है। फिर बोलो क्या है, 100% खर्चा क्या है, डिसअलाउड है। फिर गवर्नमेंट ये बात कह रही है 100% खर्चा तुम्हारा डिसअलाउड है, बट हम ये अलाउड कर देंगे उस साल में जिस साल में तू टीडीएस काट के जमा करवा देगा, उस साल में अलाउड कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं यार मेरी बात समझ में यार, सिंपल सी बात मैंने बोली है, एनआर वाले केस में 100% डिसअलाउड है और आर वाले केस में 30 और 70 की रेशियो है। बट अगर मैं बात करूंगा सैलरी की, सैलरी वाले केस में अगर टीडीएस नहीं काटोगे, एक बार अगर डिसअलाउड हो गया तो फॉर एवर डिसअलाउड होगा, यहां पे दोबारा बाद में कभी अलाउड नहीं हो पाएगा। बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? लॉक कर दूं, चलो जी। तो ये हमारा निकल के आ रहा है 40A3, ये हमारा 40A3 है और ये हमारा 40A1 निकल के आ रहा है और ये हमारा 40A1A निकल के आ रहा है। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, ठीक है जी। अच्छा एक बात और यहां पे ध्यान दिमाग लेके चलना, एक पॉइंट मैंने और कहा था कि डायरेक्ट टैक्स लाइन बोलोगे, वो कौन सी थी? एक बार वो लाइन बोल दो कौन सी थी, याद करो वो लाइन कौन सी थी? डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे वो इनकम टैक्स में हमेशा डिसअलाउड किए जाएंगे। मैं दोबारा बोलूंगा, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड कोई भी खर्चे होंगे वो हमेशा इनकम टैक्स में डिसअलाउड किए जाएंगे। अब वो इनकम टैक्स है, टीडीएस है, टीसीएस है, उसका इंटरेस्ट है, उसकी पेनल्टी है, ये सारे खर्चे अगर पीएनएल में डेबिट किए हुए हैं हमें वो डिसअलाउड करने पड़ेंगे। अगर वो अदर इंफॉर्मेशन में दी हैं हमें डेबिट नहीं करने, क्योंकि वो सारे खर्चे डिसअलाउड है। इनडायरेक्ट टैक्स वाले खर्चे, जीएसटी, कस्टम, एक्साइज ड्यूटी, ये अलाउड है। बट हाँ इसके इंटरेस्ट, इसकी पेनल्टी जो है वो अलाउड नहीं है। पेनल्टी जो होगी अलाउड नहीं है, बट जो नॉर्मल टैक्सेस होंगे, इनडायरेक्ट टैक्स होंगे, वो हम डेबिट कर सकते हैं। वो हमारे खर्चे बिजनेस के माने जाते हैं, उनको डेबिट करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। अब यहां पे एक बार चेक करो, देखो एक्सपेंडिचर ये हो गया। हाँ अब आगे देखो 48(2). अब 48(2) में क्या लिखा है, याद है 48(2) में क्या था? 48(2), 48(2), हाँ याद आ गया सर। 48(2) में ये था कि अगर आपने एक्सपेंडिचर की पेमेंट की है और अगर एक्सपेंडिचर की पेमेंट जो आपने की है अगर वो एक्सेसिव है या वो अनरीजनेबल है, हाँ जी क्या है, एक्सेसिव है या वो अनरीजनेबल है, तो जितनी पेमेंट एक्सेसिव होगी या जो पेमेंट आपकी अनरीजनेबल होगी वो पेमेंट करने वाले के हाथ में क्या हो जाएगी, डिसअलाउड हो जाएगी। ये बातें हमने वहां पे कंप्लीट की थी, याद आ रही है मेरी बातें? आपको मेरी बातें याद भी आती है नहीं आती? हाँ या ना बोला करो, हाँ या ना, याद आती है? तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है अगर पेमेंट एक्सेसिव है या अगर पेमेंट अनरीजनेबल है तो जितनी पेमेंट एक्सेसिव होगी या अनरीजनेबल होगी वो सारी की सारी पेमेंट हम पेमेंट करने वाले के हाथ में क्या कर देंगे, डिसअलाउड कर देंगे। ये बातें आपकी 48(2) में निकल के आती हैं, बस ये पर ध्यान दो। डन है? उसके बाद चेक करो अगला फिर एक सेक्शन आ रहा है 48(3). अब 48(3) में क्या था, याद करो। 48(3) में अगर एक पर्सन को एक दिन में एक खर्चे की अगर हमने 10,000 तक पेमेंट करनी है कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक पर्सन को एक दिन में एक खर्चे की 10,000 से ऊपर पेमेंट करनी है, अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी, तब वो पेमेंट अलाउड होगी। नहीं तो पेमेंट करने वाले के हाथ में हम डिसअलाउड कर देंगे। और ये 10,000 रुपए की लिमिट जो है ट्रांसपोर्टर वाले केस में 35,000 रुपए की लिमिट एप्लीकेबल हो जाएगी। नॉर्मल केस में 10,000 रुपए की है और ट्रांसपोर्टर वाले केस में 35,000 रुपए की लिमिट है। आपको याद है? नहीं आपसे बोल रहा हूं, आपसे याद तो एक मैंने कहा था कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पे जितना मर्जी कैश पे कर दो सारा अलाउड होता है। अब वो केस कौन कौन से हैं तो याद करो। अगर हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है अलाउड है। अगर किसी किसान को हमें पेमेंट करनी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, अलाउड है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट यहां पे बात कहती है अगर आसपास एरिया में कोई बैंक ही नहीं है, कोई बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है, अगर वहां तुम कैश पे कर रहे हो अलाउड है। बट हाँ जिस दिन बैंकों का हॉलीडे है, जिस दिन बैंकों की स्ट्राइक है, अब ये पॉइंट वहां से डिलीट हो चुका है। इट मींस अब अगर वहां पर कैश पे करोगे तो अलाउड नहीं होगा, डिसअलाउड है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है। चाहे बैंक बंद हो या ना हो वो मैटर नहीं करता, बस ये पर ध्यान दो। एक बच्चा कहता है सर क्या सारी पेमेंट डिसअलाउड होगी या एक्सेसिव? सारी की सारी। अगर 40,000 रुपए की कैश पेमेंट है तो 40 के 40,000 रुपए ही डिसअलाउड हैं, 10,000 माइनस नहीं करने, बस ये पर ध्यान दो। तो ये बातें आपकी 48(3) में निकल के आती हैं। आई थिंक आपको मेरी बातें समझ में आती होंगी, ठीक है। उसके बाद देखो फिर अगला सेक्शन क्या निकल के आता है, नेक्स्ट सेक्शन निकल के आता है सेक्शन नंबर 40B, पार्टनरशिप फर्म की डिडक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब याद करो यहां पे क्या निकल के आता है। आपको मैंने कहा था कि अगर पार्टनरशिप फर्म है उसमें 2 पार्टनर है,
उसमें दो पार्टनर कौन कौन सी है? एक तो मैंने कहा था वर्किंग पार्टनर है और एक मैंने कहा था नॉन वर्किंग पार्टनर है। अब मैंने कहा था कि अगर मान लो सामने वाला पार्टनर आपका नॉन वर्किंग पार्टनर है, उसको दी गई रेम्युनरेशन, बोनस, कमीशन पार्टनरशिप फर्म के हाथ में डिस अलाउड होगी, वो सिंगल पैसा भी अलाउड नहीं होगा। इट मीन अगर फर्म ने वो डेबिट किया हुआ है, हमें एड बैक करना पड़ेगा। फिर अगर वर्किंग पार्टनर है, उसको दी गई सैलरी गवर्नमेंट ने कहा अलाउड है, बट एक लिमिट तक है, वो लिमिट कितनी अभी चेक करेंगे, बट ये कंफर्म है अलाउड है। फिर नॉन वर्किंग पार्टनर को दिया गया कैपिटल पे इंटरेस्ट और वर्किंग पार्टनर को दिया गया इंटरेस्ट अलाउड है, दोनों की लिमिट सेम है, 12% तक अलाउड करेंगे, 12% से ऊपर वाला जो होगा वो डिस अलाउड करेंगे, एक्सेस डिस अलाउड करेंगे, सारा नहीं। अगर 15% है, 3% हमें डिस अलाउड करना है, बस ये पर ध्यान दो। सर गाबा सर एक बात बताओ यार, वो सैलरी वाले केस में लिमिट कितनी थी बता दो ना। सैलरी वाले केस में सैलरी वाले केस में लिमिट कितनी थी वो डिपेंड करता है कि आपके बुक प्रॉफिट कितने हैं। याद है बुक प्रॉफिट कितने हैं? अब अगर बुक प्रॉफिट आपके पहले 3 लाख तक हैं तो पहले 3 लाख का 90% और 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, ठीक है, और फिर बैलेंस बुक प्रॉफिट का 60%, फिर जो इन दोनों को जोड़ के आएगा उतनी रेम्युनरेशन फर्म के हाथ में अलाउड है, बाकी डिसअलाउड है। यहां पे एक स्पेशल पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि अगर पार्टनरशिप फर्म के लॉस भी हैं, उसकी इनकम 0 भी है, तो भी 1.5 लाख रुपए तक की रेम्युनरेशन फर्म के हाथ में अलाउड होगी। ये बात ध्यान दो, मतलब 1.5 लाख रुपए तो अलाउड हो ही जाएगी, चाहे फर्म के लॉस ही क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे जी सेक्शन नंबर 40 कैपिटल बी के अंदर। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आती है जी, ठीक है। देखो वही बात यहां पे लिखी हुई है जी, अगर पेमेंट नॉन वर्किंग को है, रेम्युनरेशन डिसअलाउड है, इंटरेस्ट अप टू 12% अलाउड है। फिर पेमेंट टू वर्किंग पार्टनर, इंटरेस्ट वाले केस में अप टू 12% अलाउड है, रेम्युनरेशन अप टू अपना जो होगा अपना 3 लाख तक जो है वो आपके 90 और 1.5 लाख हायर वाला होगा, और 3 लाख के ऊपर 60% जो होंगे बुक प्रॉफिट के एक्सेस वैल्यू जो होगी वो क्या कर देंगे, डिस अलाउड कर देंगे। ये सारी बातें आपकी निकल के आती हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। डन डनाडन, डन डनाडन, बहुत बढ़िया। अब तो आने लगा है मजा पढ़ने का, पीजीबीपी थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा, मजे लगा रहे, पीजीपी समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब उसके बाद देखो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट यहाँ पे सेक्शन नंबर 40 कंप्लीट हो गया। अब देन फिर हमारा निकल के आता है सेक्शन नंबर 41। अब 41.4 हमने कहा था रिकवरी ऑफ बेड डेट्स। याद करो मैंने कहा था कि अगर आपके बेड डेट्स हो गए, अब बेड डेट्स वाले खर्चे आपको पहले अलाउड हो चुके होंगे, उसके बाद अगर आपको बेड डेट्स की रिकवरी हो रही है, वो बेड डेट्स की रिकवरी आपकी हमें टैक्सेबल करनी होती है अंडर हेड पीजीबीपी, वो सारी की सारी रिकवरी आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगी, बस ये पर ध्यान दो। तो 41.4 रिकवरी ऑफ बेड डेट्स होंगे वो टैक्सेबल कहां पर होंगे, पीजीपी के अंदर। फिर एक सेक्शन नंबर 41.3 निकल के आ रहा है, सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट टैक्सेबल इन अंडर पीजीपी। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, याद करो मैंने कहा था कि अगर आपकी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट है, अब अगर आपकी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट है तो उसमें आपने 100% की डिडक्शन क्लेम कर ली होगी। अब अगर आप उसको बेच रहे हो, दो केस हैं, या तो आप बिजनेस में यूज करने के बाद बेच रहे हो या बिजनेस में यूज किए बिना बेच रहे हो। याद करो मैंने कहा था कि अगर आप बिजनेस में यूज किए बिना बेच रहे हो तो जो भी तुम्हारा सेल प्राइस होगा ना, वो सारा का सारा टैक्सेबल होगा अंडर पीजीपी। नहीं यार ये बात समझ में यार, यहां पर मैंने कहा था कि अगर वो एसेट साइंटिफिक रिसर्च वाली है तो जो भी अगर आपने बिजनेस में यूज किए बिना डायरेक्टली बेच दिया, जो तुम्हारा सेल प्राइस होगा वो टैक्सेबल करेंगे पीजीपी के अंदर। और अगर वो सेल प्राइस तुम्हारा कॉस्ट से भी ज्यादा है, फिर कॉस्ट से ऊपर वाला कैपिटल गेन में, बाकी सारा पीजीपी में। बट एक बात मेरे को बताओ, आपको मैंने यहां पर एक पॉइंट कहा था, अगर आप ये एसेट अपने बिजनेस में ले गए, अब बिजनेस में ले गए, ये ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बन गई, और अगर ये ब्लॉक ऑफ एसेट का पार्ट बन गई, इसकी कॉस्ट क्या बनेगी, नील, क्योंकि सारी की सारी कॉस्ट हम पहले ही रिकवर कर चुके हैं। और फिर जब इसको बेचेंगे, सेक्शन 51, 52 पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर खत्म हो चुकी है, वो एप्लीकेबल हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो बस ये बात ध्यान देना, अगर आपने साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट बेची है तो दो केस हमें देखने पड़ेंगे, बिजनेस में यूज किए बिना बेची है, बिजनेस में यूज करने के बाद बेची है, यूज किए बिना बेची है, सारा कुछ टैक्सेबल होगा पीजीपी के अंदर। और अगर कॉस्ट से ऊपर है तो कैपिटल गेन, अगर बिजनेस में यूज करने के बाद बेची है तो बिजनेस में कॉस्ट बनेगी नील, क्योंकि सारी पहले कॉस्ट हम रिकवर कर चुके हैं। फिर जब उसको बेचेंगे सेक्शन 50 की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी, 51 या 52 वही बातें यहां पे निकल के आएंगे, बस ये पर ध्यान दो। डनरी, दैट इज 41.3। उसके बाद फिर एक सेक्शन आ रहा है सेक्शन नंबर 43B। आपको मैंने कहा था डिडक्शन जो मिलेगी वो पेमेंट बेस पर मिलेगी। इट मींस अगर तुम कोई खर्चे की पेमेंट अगर रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले पे कर देते हो तो गवर्नमेंट कहती है वो खर्चा तुम्हें उसी साल में अलाउड हो जाएगा जिस साल का वो खर्चा है।
तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आज अगर मुझे पेमेंट करनी है खर्चे की, हेलो भाई साहब इधर, आज अगर मुझे पेमेंट करनी है खर्चे की और मैं पेमेंट कर रहा हूं खर्चे की कब, रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट या उससे पहले, फिर वो खर्चा मुझे इस साल में अलाउड होगा। अगर मैंने पेमेंट रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट तक नहीं की तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहती है फिर जिस साल में तुम पेमेंट करोगे ना उस साल के अंदर बेनिफिट मिलेगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, ये सारी बातें आपके सामने है। डन। तो ये बातें आपकी 43 में निकल के आती हैं। उसके बाद एक बार 44AA। अब 44AA में गवर्नमेंट कह रही है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लिमिट क्या निकल के आ रही है वो याद करो जी, याद करो, ये पॉइंट आपको याद करना है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसमें से पक्का पक्का क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी उम्मीद है। तो एक बार लिमिट याद करो, वो लिमिट क्या थी? सर वो लिमिट निकल के आती है, देखो पहले आपने दो कैटेगरी बनाई थी, या तो हम स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हैं या स्पेसिफाइड प्रोफेशनल नहीं है या बिजनेसमैन है। अगर हम स्पेसिफाइड प्रोफेशन है उसमें आपने 9 प्रोफेशन बताए थे, अगर हम उन 9 में से कवर होते हैं तो फिर गवर्नमेंट ने कहा था अगर तेरी ग्रोस रिसीट पिछले 3 सालों में हर साल 1.5 लाख से ज्यादा है तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। और अगर तूने कोई नया प्रोफेशन स्टार्ट किया है और तुझे पहले ही साल में लग रहा है, एक्सपेक्टेशन है तेरी ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से ऊपर चली जाएगी, तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। प्रोफेशन वाले केस में तो ये है। फिर दूसरा केस कहती है अगर गवर्नमेंट कह रही तू बिजनेसमैन है या तू ऐसा प्रोफेशन कैरी कर रहा है जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में नहीं है, फिर 2 कंडीशन है, या तो तेरी टोटल इनकम पूरे साल मतलब पिछले 3 में से किसी भी एक साल में 1,20,000 से ज्यादा है, या तेरी टोटल टर्नओवर पिछले 3 में से किसी भी एक साल में 10 लाख से ऊपर है, तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बट अगर तू इंडिविजुअल है तो टोटल इनकम चेक करेंगे 2.5 लाख की और टर्नओवर चेक करेंगे 25 लाख की। ये फर्क निकल के आएगा अगर तू इंडिविजुअल है या एचयूएफ है, तेरे केस में लिमिट अलग एप्लीकेबल होंगी, बाकी सब केस में लिमिट अलग एप्लीकेबल होंगी। और सुन, अगर तू बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता तो 25,000 रुपए तक की पेनल्टी तेरे ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। तो 25,000 की पेनल्टी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते। गवर्नमेंट यहां पे ये बात कहना चाह रही है। डन, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की लिमिट क्या निकल के आती है। अगला फिर यहां पे पॉइंट निकल के आता है कि भाई साहब ऑडिट करने की लिमिट क्या निकल के आती है। अब देखो यहां पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, सारा बात जो मैंने आपको बताई है। फिर अगला पॉइंट एक बार पढ़ना पढ़ लो यार, कोई आपको ये ना लगे ना पढ़ाया नहीं। देखो री स्पेसिफाइड प्रोफेशन में ग्रोस रिसीट 1.5 लाख से ऊपर हर 3 साल में, मतलब तीनों सालों के अंदर। और अगर आप इंडिविजुअल एचएफओ बिजनेस कर रहे हो तो 2.5 लाख और 25 लाख एंड पिछले 3 में से किसी भी एक साल। और अगर इंडिविजुअल एचएफ नहीं हो तो फिर आपकी 1,20,000 और 10 लाख रुपए की लिमिट है पिछले 3 में से किसी भी एक साल। और अगर डिफॉल्ट करोगे 25,000 रुपए तक की फीस आपके हाथ में एप्लीकेबल हो जाएगी। ये सारी बातें यहां पे लिखी हैं। डन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला पॉइंट फिर निकल के आ रहा है ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कि कब कब हमें ऑडिट करवाना है। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं, देखो ये सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है कि अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो, अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी करते हो और तुम्हारी ग्रोस रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, तुम्हें ऑडिट करवाना कंपलसरी है। और अगर तुम स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी नहीं करते, तुम बिजनेस कैरी करते हो या प्रोफेशन कैरी करते हो बट वो प्रोफेशन स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में नहीं आता, तो फिर गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उस केस में गवर्नमेंट ने क्या बोला, या तो तेरी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है। और अगर 95% ट्रांजैक्शन का लेन देन जो हो रहा है वो ऑनलाइन मोड से हो रहा है, मतलब अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन मोड से हो रहा है, तो हम तेरी 1 करोड़ रुपए की लिमिट जो है वो 10 करोड़ रुपए की लिमिट कर देंगे। बस ये पर ध्यान दीजिए, मतलब 1 करोड़ रुपए की नॉर्मल ऑडिट की लिमिट है। अगर 95% ट्रांजैक्शन का लेन देन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है तो 1 करोड़ वाली लिमिट जो है वो 10 करोड़ रुपए की हो जाएगी। अब एक बात मेरे को बताओ, अगर ऑडिट करवाना है कौन करेगा? सीए प्लस में सीओपी, और जो भी वो सर्टिफिकेट देगा हमें वो सर्टिफिकेट क्या करना पड़ेगा? जमा करवाना पड़ेगा। और अगर हम ऑडिट नहीं कराते तो क्या होगा? जितनी तुम्हारी टर्नओवर है उसका 0.5% और 1.5 लाख रुपए विच एवरेज लेस की पेनल्टी आपके हाथ में लगेगी। मतलब मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक की पेनल्टी लग सकती है अगर आपने ऑडिट नहीं करवाया। तो ये बात ध्यान देना चाहिए। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है जी, अगर स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं तो ग्रोस रिसीट 50 लाख से ऊपर है। अगर बिजनेस कैरी कर रहा हूं और आपका अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशन कैरी कर रहा हूं, आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर, अगर 95% लेन देन जो है वो ऑनलाइन हो रहा है। ठीक है जी। अब यहां पे डिफॉल्ट, आपके डिफॉल्ट करने पर क्या होगा? टर्नओवर का 0.5% और 1.5 लाख इनमें से लेस वाली आपके ऊपर लग जाएगी फीस, और 1.5 लाख से ऊपर की फीस आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकती। बस ये पर ध्यान दीजिए। डन है जी, लॉक कर दें, पक्का पक्का। चलो अभी हमारा सेक्शन था 44A B। अब अगला पॉइंट यहां पे निकल के आता है सेक्शन नंबर 44AD।
अब ये 44AD जो है ना, अब ये हमारा है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेसमैन। याद करो, आपको मैंने क्लास में कहा था कि आज छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, हर बिजनेसमैन सारे के सारे कंप्लायंस पूरे नहीं कर सकता। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि हर बिजनेसमैन सारे कंप्लायंस पूरे नहीं कर सकता, हमें पता है। अब सबसे पहली बात ये निकल कर रही है कि 44AD जो है वो किन लोगों को मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा। तो गवर्नमेंट ये बात कहती है अगर आप इंडिविजुअल हो, HUF हो, फर्म हो, आपको 44AD मिल जाएगा, बट आप तीनों का इंडिया में रेजिडेंट होना जरूरी है, बस ये बात ध्यान दो। अब 44AD में क्या सब इंडिविजुअल कवर होंगे? नहीं, गवर्नमेंट का जिनकी टर्नओवर, दोबारा बोलूंगा, जिनकी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है वो 44AD यूज कर सकते हैं। इट मींस वो छोटे बिजनेसमैन है। तो गवर्नमेंट ने एक डेफिनेशन दे दी कि अगर तुम्हारी टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक की है तुम 44AD ऑप्ट कर सकते हो। अब अगर मैं 44AD ऑप्ट कर लूंगा, यहां पे एक पॉइंट हमारा बैलेंस है, वो पॉइंट मुझे आपको लिखवाना है, बट एक बार पहले रिवीजन करते हैं फिर बाद में लिखवा दूंगा, ठीक है जी। अब सुनो ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं जी। तो मैंने क्या बोला, अगर, हेलो भाई साहब इधर, अगर मैं 44AD ऑप्ट कर लेता तो क्या होगा? अगर मैं 44AD ऑप्ट कर लूंगा, जितनी मेरी टर्नओवर होगी उसका 8% गवर्नमेंट कहती है हम डीम्ड इनकम मान लेंगे, वो तेरे हाथ में टैक्सेबल है। और अगर तूने पेमेंट रिसीव की है ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या मान लो गूगल पे, या मान लो अपने अकाउंट पे चेक या अकाउंट पे ड्राफ्ट, तो फिर हम 6% इनकम मानेंगे, फिर 8% नहीं मानेंगे। देखो वही लिखा है, अगर आपकी डीम्ड इनकम मानेंगे, या अगर आपने अप टू 2 करोड़ तक है तो टर्नओवर का 8%, और ऑनलाइन वाले केस में 6% मानेंगे। और लॉक-इन पीरियड जो वो कितने साल का? 5 साल का। मतलब आपको 44AD लेना है तो लगातार 5 साल लेना है। अगर 5 साल से पहले आपने 44AD छोड़ दिया, याद करो अगले 5 साल 44AD आपको नहीं मिलेगा। यह बात गवर्नमेंट कहना चाहती है। अब एक बच्चा कहता है सर अगर मान लो मैंने 44AD ले लिया तो क्या चैप्टर 6A की डिडक्शन जो मिलती है सेक्शन 80C से लेकर 80U वाली, क्या वो बेनिफिट मुझे मिल जाएंगे? मतलब सर मेरा क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि सेक्शन 80C से लेकर 80U तक के जो बेनिफिट हैं तो क्या 44AD वाले को मिल जाते हैं? यस मिल जाते हैं, क्योंकि 44AD जो कहता है डिडक्शन अलाउड नहीं होंगी, ऑडिट नहीं करवाना होगा तुम्हें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करनी होंगी, तो वो ये बात करता है जब तक तुम्हारी 44AD की लिमिट है तब तक। इट मींस अगर मेरी 44AD की लिमिट 2 करोड़ रुपए है तो 2 करोड़ तक मुझे ऑडिट करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। वैसे 1 करोड़ की लिमिट है, बट 44AD वालों के लिए 2 करोड़ की लिमिट है। और अगर ऑनलाइन काम है तो फिर आपके 10 करोड़ रुपए की लिमिट तो है ही है, फिर तो बात ही खत्म हो गई है। तो ये हमारा 44AD निकल के आता है, बस ये पर ध्यान दो। ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जो बिजनेसमैन है या प्रोफेशन कैरी कर रहे हैं बट वो स्पेसिफाइड प्रोफेशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं होते, बात ध्यान देना चाहिए। उसके बाद चेक करो अगला पॉइंट क्या निकल के आ रहा है। अगला पॉइंट निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अब इसमें वही, अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हो, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो, LLP यहां से बाहर है, HUF यहां से बाहर है, HUF ऊपर कवर है, मैं दोबारा बोलूंगा HUF ऊपर कवर है। HUF बिजनेस कैरी कर सकती है बट गवर्नमेंट कहती है HUF प्रोफेशन कैरी नहीं कर सकती, इसलिए HUF जो है इस कैटेगरी से बाहर है, बस ये पर ध्यान दो। अब इस कैटेगरी में गवर्नमेंट ने क्या बोला है, अगर तुम्हारी ग्रोस रिसीट 50 लाख तक है तुम 44ADA ऑप्ट कर सकते हो, तुम 44ADA ऑप्ट कर सकते हो जी। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपकी इनकम कितनी बनेगी? 50%। ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनलाइन में ये बनेगी, नॉन ऑनलाइन में ये बनेगी, हर केस में 50% इनकम मानेंगे, 50 खर्चा मानेंगे, बात खत्म जी। उसके बाद फिर आपका यहां पे कोई लो लिमिट नहीं है, यहां कोई 5 साल की बात नहीं है, लेना है लो, हर साल छोड़ो हर साल लो, तुम्हारी मर्जी है। ये 44AD वाले केस में 5 साल की लिमिट एप्लीकेबल होती है, इस केस में कोई 5 साल की लिमिट नहीं है। उसके बाद क्या चैप्टर 6 से 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन मिलती है? बिल्कुल मिलती है। क्या लॉस हमारे सेट ऑफ हो सकते हैं? बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मनाही की गई है, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई हैं, वो PGBP के खर्चों में से हैं, बाकी सब जो बेनिफिट्स तुम हैं वो तुम अवेल कर सकते हो, बस ये पर ध्यान दो। ये सारी बातें 44ADA में निकल के आती हैं जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का जी, लॉक कर सकता हूं। चलो अब यहां पे एक बार आ जाओ, आपका एक सेक्शन लास्ट है यहां पे 44AE। अब 44AE वाले केस में क्या होता है? 44AE वाले केस में याद करो, आपके गुड्स कैरीज, वो ट्रक वाले जो हैं, आपके गुड्स कैरीज पूरे साल में 10 तक ट्रक होने चाहिए। अगर आपके पूरे साल में 10 तक गुड्स कैरीड हैं तो गवर्नमेंट ने कहा 44AE में इनकम निकाल सकते हो। अब 44AE में इनकम कैसे निकलेगी? 2 केस होंगे। 2 केस कौन कौन से होंगे? 2 केस कौन कौन से होंगे? एक केस तो ये होगा अगर हैवी गुड्स व्हीकल है तो क्या होगा, और फिर अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल है तो क्या होगा। अब क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है? याद करो, हैवी गुड्स व्हीकल मतलब जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है वो हैवी गुड्स व्हीकल है। मैं दोबारा बोलूंगा, जिसका ग्रोस वेट 12,000 किलो से ज्यादा का है वो हैवी गुड्स व्हीकल है, बस ये पर ध्यान दो। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि अगर तुम्हारा हैवी गुड्स व्हीकल है तो फिर 1000 पर टन
पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की तुम्हारी इनकम मानी जाएगी अगर हैवी गुड्स व्हीकल है। और अगर हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है तो क्या होगा, 7500 पर मंथ और पर व्हीकल और पार्ट ऑफ मंथ, इस बेस पे कैलकुलेशन होगी आपके एग्जाम में। कंफर्म 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 44A में से क्वेश्चन बनता, बस ये पर ध्यान दो। तो सिंपल सी बात बस ये निकल के आ रही है, जितने हैवी गुड्स व्हीकल हैं उसको बाइफरकेट अलग कर लो, अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल वाले को अलग कर लो, और हैवी गुड्स व्हीकल पे 1000 पर टन, पर व्हीकल, पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ की कैलकुलेशन कर लो, और नॉन हैवी वाले पे 7500 पर मंथ और पार्ट ऑफ मंथ और पर व्हीकल की कैलकुलेशन कर लो। इन दोनों को जोड़ के आपकी इनकम निकल के आ जाएगी। और जो हमें इस क्वेश्चन में, जो हमें इसमें यूज चेक करना है, याद है यूज हम कहां से चेक करेंगे, जब आपने वो मोटर व्हीकल परचेज किया वहां से 31 मार्च तक, वहां से 31 मार्च, अगर आपने वो मोटर व्हीकल बीच में सेल कर दिया, फिर जहां सेल किया उस मंथ तक हम कैलकुलेट करेंगे कितना यूज किया है। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे। इसके क्वेश्चन भी हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। दैट इज सेक्शन नंबर 44AE, बस ये पर ध्यान दो। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है, सेक्शन नंबर 14A और रूल नंबर 8D। अब सेक्शन 14A क्या बोलता है कि अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है, अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट होती है तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो इनकम टैक्स में अलाउड नहीं होते। अब अगर खर्चे मिक्स दिए हो तो क्या होगा, अगर खर्चे मिक्स दिए हो तो क्या होगा, सिंपल सी बात ये निकल के आती है, अगर मिक्स खर्चे दिए हैं तो मिक्स एक्सपेंडिचर डिवाइड बाय टोटल इनकम मल्टीप्लाई एग्जम्प्टेड इनकम, ये वाला खर्चा डिस अलाउड होगा, टैक्सेबल वाला क्या कर देंगे, अलाउड कर देंगे। इस तरह से प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशन करेंगे, दैट्स ऑल। ये बात हमारी यहां पे निकल के आती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। चलो फिर आगे, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या बनेंगे, बिल्डिंग वाले केस में जनरल रेट 10% है, मशीन में 15 है, फर्नीचर में 10 है, इनटेंजिबल में 25 है, और कंप्यूटर वाले केस में 40% है। ये आपके जनरल रेट है। इसके अलावा और भी रेट एप्लीकेबल होते हैं, बट नॉर्मली हमें यही रेट दिमाग में लेके चलने हैं, बस ये पर ध्यान दो। दोबारा बोलो कौन सा, बिल्डिंग 10, मशीन 15, फर्नीचर 10, इनटेंजिबल 25, और कंप्यूटर लैपटॉप या प्रिंटर वाले केस में 40% का रेट बनेगा डेप्रिसिएशन का, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। तो अब जाके हमारे सेक्शंस वहां हो जाते हैं, बट अभी खत्म नहीं होगी, अभी खत्म ना 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 ना, मतलब ही नहीं भाई साहब, ऐसे नहीं जा सकते, ऐसे जा ही नहीं सकते। ठीक है जी। अब ये तो हो गया पूरा पीजीपी की रिवीजन। अब मैं आपको बस एक बार 2 मिनट लगेंगे, देखो 2 मिनट आपको यहां पे मेरी बातें सुननी पड़ेंगी, ऐसे मैं जाने दूंगा ही नहीं, क्योंकि अब जो मैं बातें तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारे और भी डबल काम की है। अब यहां पे एक बार सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक बार फटाफट से देखो, सेक्शन नंबर से सिर्फ मैं हेडिंग बोलता जा रहा हूं, सुपर फास्ट तरीके से सेक्शन नंबर से एक बार फटाफट से मैं हेडिंग बोलता जाता हूं कि हेडिंग क्या क्या निकल के आती है। आओ सारे बच्चे बोलते रहो, कोशिश कर, देखो सेक्शन भी याद करने हैं भाई, चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, सेक्शन भी याद करने हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ याद करते हैं एक बार। सेक्शन नंबर 28 चार्जिंग सेक्शन, 29 हाउ टू कंप्यूट बीजीपी की इनकम, 30 बिल्डिंग वाले खर्चे, 31 मशीन वाले खर्चे, एक्सप्लेनेशन 1 डीम्ड बिल्डिंग टेनेंट वाला, एक्सप्लेनेशन 5 डेप्रिसिएशन क्लेम करना मैंडेटरी है, 3211 एसएलएम मेथड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, 3212 नॉर्मल डेप्रिसिएशन, 3212A एडिशनल डेप्रिसिएशन, 3213 टर्मिनल डेप्रिसिएशन, 431 एक्चुअल कॉस्ट वाला, प्रोविजो टू 3221 लेस देन 180 डेज यूज करोगे तो हाफ मिलेगा, सेकंड प्रोविजो अमलगामेशन वाली, 32 अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, सेक्शन 10AA याद करो, एसईजेड वाला, एसईजेड वाले की रिवीजन हमने नहीं की, ये रह गया ना। एसजेड वाले केस में क्या था कि अगर आपकी यूनिट एसजेड में है तो गवर्नमेंट ने बोला था एसजेड की यूनिट अगर तुम्हारी है, वहां से जो भी तुम एक्सपोर्ट सेल करोगे, एक्सपोर्ट सेल पर जो प्रॉफिट होंगे वो सारे के सारे एग्जम्प्ट होंगे। पहले 5 साल सारे एग्जम्प्ट होते हैं, उससे अगले 5 साल 50% एग्जम्प्ट होते हैं विदाउट कंडीशन, उससे अगले 5 साल गवर्नमेंट का 50% होंगे बट विद कंडीशन होंगे। तो एसजेड वाले अगर तुम्हारी यूनिट एसजेड में है और वहां से तुम एक्सपोर्ट सेल कर रहे हो तो एक्सपोर्ट सेल पर आने वाले प्रॉफिट एग्जाम है पहले 5 साल सारे, अगले 5 साल 50%, बस इतनी सी बात आपको ध्यान देके चलनी है। ठीक है। उसके बाद 43.6 WDV, 51 पिक्चर अभी बाकी है, 52 पिक्चर खत्म हो चुकी है, 38.2 पार्शली बिजनेस और पार्शली पर्सनल, 50A एसएलएम मेथड वाले केस में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, 43CA स्टैंप ड्यूटी वैल्यू वाला, 33AB टी रबर कॉफी। याद है टी रबर कॉफी वाले केस में क्या होता है, टी रबर कॉफी में आपको मैंने कहा था एग्रीकल्चर इनकम नॉन एग्रीकल्चर इनकम, कल वाली क्लास में ही हमने किया था। हेलो भाई साहब, याद है ना आपको? टी में 60-40 है, रबर में 65-35 होता है, और फिर कॉफी में 2 केस होते हैं, अपना विद फ्लेवर विदाउट फ्लेवर। अगर ओनली क्योर्ड है 75-25, और अगर रोस्टेड ग्राउंडेड रोस्टेड सब कुछ कर दिया है तो 60-40 की रेशो होती है। याद आपको ने, ये सारी बातें हमने कंप्लीट की थी। उसके बाद 3511 रिवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, अच्छा इसकी भी तो रिवीजन रह गई है।
ओहो, ये भी तुमने रिवीजन नहीं की। ओ माय गॉड, ये तो हमारी रिवीजन रह गई है, ये तो हमारी रिवीजन रह गई। हाँ, मैं वही कहूं भाई, सब खत्म कहां पे, अभी तो ये पॉइंट पड़ा है, याद करो फटाफट से। 3511 रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च 100% खर्चा आपको अलाउड करते हैं, और बिजनेस कमेंसमेंट से 3 साल पहले के 2 खर्चे अलाउड होंगे, मटेरियल और सैलरी आपको अलाउड होंगे, 100% का बेनिफिट मिल जाएगा। ये हमारा 3511 निकल के आता है। उसके बाद फिर आता है 3512, याद करो डोनेशन दे रहे हो किसी अप्रूव इंस्टीट्यूट को, जो 3512 में अप्रूव है, डिडक्शन कितनी मिलेगी 100%। 3512A, अगर किसी कंपनी को डोनेशन दे रहे हो, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड हुई है, साइंटिफिक रिसर्च कर रही है वो, तो बेनिफिट मिलेगा 100%। 3513, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, या तो अगर आप पेमेंट कर रहे हो, पेमेंट कौन सी कर रहे हो, पेमेंट कौन सी कर रहे हो, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, तो बेनिफिट मिलेगा आपको 100%। उसके बाद 3514 कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर साइंटिफिक रिसर्च, बिजनेस कमेंसमेंट के बाद के सारे खर्चे लैंड को छोड़कर, बिजनेस कमेंसमेंट से 3 साल पहले के सारे खर्चे लैंड को छोड़कर बेनिफिट मिलेगा 100%। अगला 3522A, अगर पेमेंट करोगे आईआईटी को तो बेनिफिट कितना मिलेगा 100%। 3522AB, ये कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी इन हाउस रिसर्च करती है तो बेनिफिट मिलेगा 100%। लैंड और बिल्डिंग को छोड़ के, लैंड वाला खर्चा अलाउड नहीं होगा, बिल्डिंग वाला 3514 में अलाउड हो जाएगा। उसके बाद 35CCC, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में तुम खर्चा करोगे तो बेनिफिट मिलेगा 100%। 35CCD, अगर तुम लेबर की स्किल डेवलपमेंट पे खर्चा करोगे, ये कंपनी वाले केस में है, तो बेनिफिट मिलेगा 100%। जहां मैंने बोला कंपनी वाले केस में, कौन कौन से कंपनी वाले केस में, 352AB और 35CCD, बाकी सब जो हम कर रहे हैं वो हर पर्सन वाले केस में एप्लीकेबल होंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद 37(2)B, पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन में अगर आपने कोई भी एडवर्टीजमेंट की है तो सारा खर्चा क्या होगा, डिस अलाउड होगा। 35DD, अमलगामेशन के टाइम पर जो भी खर्चे करोगे अलाउड होंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। 35DDA, VRS वाले जो भी खर्चे होंगे एम्प्लॉयर के हाथ में अलाउड होंगे 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर। ये सारी बातें हमारी निकल के आती हैं। आई थिंक अब जाके हमारी कहानी पूरी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब वापिस आ रहा हूं एक बार जी, तो यहां पे आओ। 3512 डोनेशन वाला हो गया, 3512 है कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रही है, 3513 सोशल साइंस स्टैटिस्टिकल रिसर्च, 3514 कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके बाद 3522A आईआईटी, 3522AB कंपनी इन हाउस रिसर्च कर रही है, 37(2)B पॉलिटिकल पार्टी की मैगजीन वाला खर्चा डिसअलाउड, 35CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, 35CCD स्किल डेवलपमेंट, 35A बेबी और ABA लाइसेंस और स्पेक्ट्रम, 35D बिजनेस कमेंसमेंट से पहले वाले खर्चे, 40A7 और 40A9 वही, अगर किसी एम्प्लॉयर ने अनअप्रूव फंड में कंट्रीब्यूशन किया तो वो डिसअलाउड है। फिर 35E प्रोस्पेक्शन और एक्सट्रैक्शन वाला खर्चा, 35DD अमलगामेशन वाले खर्चे, 35DDA VRS वाले खर्चे, 35AD 14 बिजनेस, सेक्शन 36 की सीरीज ये होती है सर्टेन डिडक्शन, याद है ना वो अपना सर्टेन डिडक्शन में हमने काफी सारे डिडक्शन अभी कंप्लीट की, बेड डेट्स वाली हो गया, एसटीडी हो गया, सीटीडी हो गया, सारे पॉइंट हमने कंप्लीट किए। 37 जनरल डिडक्शन, एक्सप्लेनेशन 1 लीगल खर्चे अलाउड होंगे, एक्सप्लेनेशन 2 CSR वाले खर्चे अलाउड नहीं होंगे। उसके बाद 40A1 था, अगर पेमेंट कर रहे हो तुम नॉन रेजिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो 100% खर्चा डिस अलाउड होगा। उसके बाद अपना 40A1A रेजिडेंट वाले केस में 70-30 की रेशो होती है। 48(2) उस केस में क्या होता है, 48(2) में डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड खर्चे सारे के सारे डिस अलाउड होते हैं। 40A3 अगर सैलरी पे कर रहे हो एनआर को, टीडीएस नहीं काटा, फॉर एवर डिसअलाउड। 40B पार्टनरशिप हमको डिडक्शन। 48(2) अगर खर्चे की पेमेंट की एक्सेसिव है या अनरीजनेबल है वो सारी डिसअलाउड है। 48(3) और 3A 10,000 तक की पेमेंट करोगे अलाउड है, 10,000 से ऊपर पेमेंट करनी है तो अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट या ऑनलाइन करनी पड़ेगी तभी वो अलाउड होगी। 41(1), 41(1), 41(2), 41(3), 41(4) अगर कोई खर्चा पहले अलाउड हो चुका है उसकी रिकवरी बाद में हो तो आपको टैक्सेबल है। 41(2) तो हमारा बैलेंसिंग चार्ज का था, 41(3) साइंटिफिक रिसर्च वाले एसेट बेचते हैं, 41(4) बेड डेट्स की रिकवरी का था। और उसके बाद 43B, तो 43B यहां पर मैंने कहा था कि आपको डिडक्शन मिलेगी पेमेंट बेस पे। फिर 44AA बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करनी है। 44AB तुम्हें ऑडिट कब करवाना है। 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर बिजनेसमैन। 44ADA प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉर प्रोफेशनल। 44AE गुड्स कैरीज, अगर आपके 10 तक गुड्स कैरी है तो आप डिडक्शन के लिए 44A क्लेम कर लोगे। सेक्शन नंबर 14A और रूल नंबर 8D अगर इनकम एग्जम्प्ट है उसके खर्चे भी डिसअलाउड होते हैं। और फिर आपके 44B, 44BB, 44BB या 44BB, ये मैंने कहा था कि हमारे एग्जाम में वैसे किसी काम का है नहीं है, और इसमें ना वैसे भी कुछ नहीं कवर है। इसमें प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कवर होती है वैसे एनआर की, इसमें जैसे ये हमने की प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आर की है, इसमें एनआर की कवर है।
ठीक है, इसमें अब ये सारी की सारी बातें एनआर की आती हैं। ये 44B, 44 बेबी, 44 बीबियां और 44 ट्रिपल बेबी। इसमें भी दो रेट है वैसे, इसमें भी दो रेट है। एक तो शिपिंग कॉर्पोरेशन, शिपिंग ऑपरेशन वालों को 7.5% इनकम मानते हैं, एयरक्राफ्ट वालों को 5% मानते हैं, बाकी सब किस में 10% की इनकम मानते हैं इन सेक्शन में, बट वो आपके किसी काम के है नहीं है। तो अब जाके हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। स्वाहा ओम मतलब सेक्शन 28 टू 44 डीबी स्वाहा। ओम मतलब सेक्शन 29 टू स्वाहा। ओम मतलब सारा पीजीपी स्वाहा। अब जाके सुपर फास्ट तरीके से हमारा पीजीपी पूरा का पूरा रिवाइज हो जाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? ठीक है, अब मैं क्लास आपकी यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, तसल्ली से मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहना। ठीक है, आई थिंक मेरे ख्याल से हमारा 1.5 घंटा ही लगे अप्रोक्सीमेट, 1.5 घंटे से कम ही लगा होगा वैसे तो। ठीक है, बट देखो जो इतने लेक्चर हमने लगाए उसका रिजल्ट ये मिला कि हम 1.5 घंटे के अंदर भी पीजीबीपी अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं अगर हमने पहले अच्छे से पढ़ा है। अब जो पहली बार रिवीजन देखेगा सीधा पता नहीं कौन सी गाली निकाल कर, तेरी और तेरी गाबे के बच्चे तूने क्या पढ़ा दिया, ऐसे पढ़ाता है क्या तू? तो उसको ये नहीं पता ना कि मैंने डिटेल में कितने लेक्चर लगाए हैं, उसको ये नहीं पता हम पहले कर चुके हैं। उस बस ये उनके लिए जिन्होंने पहले एक बार थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, उनकी सुपर फास्ट रिकॉल करने के लिए ये क्लास है और किसी पर्पस के लिए नहीं है। ये डिस्क्लेमर है। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या मैं इसको लॉक कर सकता हूं? तो अब जाके हमारा पीजीबीपी अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से अब जाके हमारी पूरी रिवीजन जो है यहां पे खत्म हो जाती है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? अब देखो सिंपल सी बात ये है, अब बस 2-3 मिनट में आपके और लूंगा, फिर 2-3 पॉइंट जो मुझे लिखवाने हैं वो मैं आपको लिखवा दूंगा। सुनो ध्यान से, अब सुनना मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब एक तो मेरी बात सुनो, हेलो भाई साहब इधर सुनो। एक तो अब ये पीजीबीपी आपका रिवाइज हो गया। अब आपका एक काम है, इसके जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए थे वो तो हो गए, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग है उसको भी कंप्लीट कर लो। देखो ये चैप्टर छोड़ना मत, ये चैप्टर ना कोई भी क्वेश्चन छोड़ना मत इसका, मतलब सिंगल क्वेश्चन भी स्किप ना हो, क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका हो गया ना इनकम टैक्स में, आपकी इनकम टैक्स की आधी हेडेक खत्म हो गई। मैं सही बता रहा हूं सर, बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर गए, और अगर ये स्किप कर गए तो पूरा इनकम टैक्स ही गायब हो जाता है। ठीक है, तो मुश्किल चैप्टर नहीं है, आपको मैंने पहली क्लास के अंदर भी कहा था मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, आप मुश्किल नहीं कह सकते। आप ये कह सकते हो लेंदी है, आप ये बोल सकते हो कि प्रोविजन ज्यादा है, बट आप ये नहीं कह सकते कि प्रोविजन मुश्किल है। प्रोविजन बिल्कुल प्रैक्टिकल बेस में, प्रोविजन बिल्कुल सिंपल, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो प्रोविजन में कुछ भी नहीं है, बस ये बात ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का पक्का, चलो जी अब मैं इसको फाइनली लॉक कर सकता हूं। ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ये नोट्स मैं आपके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जो मैंने आपको नोट जिस नोट से मैंने अभी रिवीजन कराई है, ये नोट्स आपके मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये आपके रिवीजन पर्पस के लिए काम आ जाएंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। आप टेलीग्राम पे जाना, इसको आप डाउनलोड कर लेना, आराम से संभाल के रख लेना। जब भी तुम्हें पीजीपी रिवाइज करना होगा सुपर फास्ट तरीके से, यूट्यूब पर क्लास पड़ी होगी उसको डाउनलोड कर लेना, क्या देख लेना, नोट्स आपके हाथ में होंगे, अच्छे से आपकी दोबारा से रिवीजन हो जाएगी। एग्जाम से पहले एक दो बार और कर लेना, एग्जाम से एक दिन पहले फटाफट से 1 घंटे में थोड़ी स्पीड और फास्ट करके रिवीजन पूरी कंप्लीट कर लेना, आपको और मजा आ जाएगा जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का, चलो जी। तो अब जाके हमारा पीजीबीपी की बढ़िया तरीके से रिवीजन खत्म हो जाती है। अब जब मैं यूट्यूब पे डालूंगा, आपका फर्ज क्या बनता है, जो आप बिल्कुल भी अदा नहीं करते, ना आप लाइक करते हो ना आप कमेंट करते हो, बस क्या बोलो तुम्हें यार, कई बार ऐसा लगता है भीख मांगनी पड़ती है, लाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, कमेंट कर दो प्लीज। आप ये चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? कम से कम जो हार्डवर्क कर रहे हैं उसके लिए एप्रिसिएशन तो बनता है ना। तो मैं क्लास डालूंगा यूट्यूब पे, आपका फर्ज बनता है कि भर भर के लाइक और भर भर के कमेंट करने का, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डन, लॉक कर दूं? चलो जी, तो अब जाके हमारी रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, चलो इधर सुनो ध्यान से। अब 2-3 पॉइंट जो हमारे बैलेंस है ना, अब 2-3 पॉइंट जो हमारे बैलेंस हैं, अब उसको एक बार फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं। अब 2-3 पॉइंट जो मैं आपको बैलेंस लिखवाने रह गया था, अब एक बार आना नोटिंग पे आओ अपनी, जो आप नोटिंग कर रहे थे ना। एक सेक्शन 44 AD उस पे आ जाओ, और एक सेक्शन 44 ADA उस पे आ जाओ जी। एक सेक्शन आओ 44 AD पर आओ, 44 AD की जहां पे नोटिंग किया आपने 44 AD की, और एक सेक्शन 44 ADA की जहां पे नोटिंग किया, एक बार वहां पे आ जाओ। इन दोनों नोटिंग में 2-2 3-3 पॉइंट हमारे पेंडिंग है, वो हमें लिखने हैं, देन फिर कंप्लीट करके मैं क्लास पैकअप करने जा रहा हूं। ठीक है, अब एक बात मेरे को सोच के बताओ, जो सेक्शन 44 AD में आपने लिमिट लिखी है, वो लिमिट कौन सी लिखी है बताना?
एक तो हमने लिमिट लिखी है कि अगर टर्नओवर मेरी 2 करोड़ रुपए तक होगी, अगर टर्नओवर मेरी 2 करोड़ रुपए तक होगी तो आपकी 44 एडी ऑप्ट कर सकते हो, ये बात आपने वहां पे लिखी है। अच्छा, आपको याद है, आपको मैंने एक सेक्शन करवाया था 44 ए बी ऑडिट वाला, जहां पर मैंने कहा था कि अगर ऑडिट करवाना है तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट है, और अगर 95% ट्रांजैक्शन का लेन देन तुम ऑनलाइन मोड में करते हो तो 1 करोड़ रुपए की लिमिट तुम्हारी 10 करोड़ रुपए की हो जाती है। अब ऐसा ही ये पॉइंट 44 एडी में भी इन्होंने ऐड की है और 44 एडी एम भी इन्होंने ऐड की है, जो पॉइंट अभी हमें लिखना है। 44 एडी में हमने क्या लिखा कि लिमिट आपकी 2 करोड़ रुपए की। इट मींस अगर बिजनेसमैन 2 करोड़ रुपए तक की टर्नओवर करता है तो हम उसको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन दे देंगे, मतलब 44 एडी की वो स्कीम ले सकता है। अब गवर्नमेंट ने कहा सुनो, एक बात बताओ, मोदी गवर्नमेंट ऑनलाइन को प्रमोट करना चाहती है, नहीं प्रमोट करना चाहती? बहुत प्रमोट करना चाहती है। आजकल तो भाई साहब बीजेपी हो रही है, आज भी 3 स्टेट के अंदर बीजेपी जीत गई, मतलब बीजेपी ने भाई साहब झंडे काट रखे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अब ऐसा नहीं है कि मोदी मैजिक, देखो वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं क्या पता निचले वाले दर्जे पर काम चल रहा हो, क्या पता लोगों को लग रहा होगा ना। देखो इतनी जनता पागल तो नहीं है ना, इतनी जनता पगलाई तो नहीं पड़ी, बिल्कुल ही पागल हुई पड़ी है कि भाई साहब मोदी कुछ भी करे, मोदी को वोट देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि आज हर इंसान को ना ऑनलाइन पेमेंट करना आ गया। पहले ऑनलाइन पेमेंट इतनी होती, तो गवर्नमेंट चाहती है तुम ऑनलाइन पेमेंट करो। तो अब गवर्नमेंट ने कहा अगर कोई बिजनेसमैन 95% से ज्यादा ट्रांजैक्शन, अगर कोई बिजनेसमैन 95% या उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करता है, तो अगर उसकी टर्नओवर 3 करोड़ तक भी होगी ना, तो भी वो 44 एडी की स्कीम ले सकता है। सर एक बार दोबारा, नॉर्मल लिमिट 2 करोड़ है, तुम कैश में भी काम कर रहे हो, ऑनलाइन भी काम कर रहे हो, लिमिट 2 करोड़ है। और जब तुम इनकम निकालोगे तो ऑनलाइन वाली का 6% और अदर देन ऑनलाइन वाली का 8% तुम इनकम मान लोगे। सिंपल सी बात, ये निकल के आ गया। फिर गवर्नमेंट कहती है अगर तुम्हारी 95% ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, तुम मेजरली काम ऑनलाइन तरीके से ही करते हो, तो हम तुम्हें 3 करोड़ रुपए तक 44 एडी दे देंगे। 3 करोड़ रुपए तक, मतलब 1 करोड़ रुपए से लिमिट गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दी है। जो नॉर्मल लिमिट 2 करोड़ थी, गवर्नमेंट ने अब वो 44 एडी की लिमिट 3 करोड़ की लिमिट एप्लीकेबल कर दी है कि तुम 3 करोड़ तक 44 एडी ले सकते हो अगर तुम्हारा 95% काम जो है वो ऑनलाइन है। बस ये बात ध्यान दो जी, ठीक है जी। ऐसी 44 एडी में क्या कर दिया, जहां 50 लाख की लिमिट थी, वहां पे गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हारी 95% ऑनलाइन तुम काम कर रहे हो तो 50 लाख की बजाय 75 लाख तक की अगर तुम्हारी टर्नओवर है तो भी तुम 44 ए डी वाला ऑप्शन ले सकते हो। बस तुम्हें यह चेक करना होगा तुम्हारी 95% ट्रांजैक्शन जो हैं वो ऑनलाइन हो रही है। बस ये पर ध्यान दो जी। तो ये 2 लिमिट आपको उसमें ऐड करनी है। एक बार लिखो मेरे साथ, एक बार लिखना यहां पे 44 ए डी में ना, यहां पे लिखो जी, लिखो जी 44 ए डी वाले केस में लिखो, यहां पे 44 ए डी वाले केस में पॉइंट लिखो एक बार यहां पे जी। आपको मैंने वहां लिखवाई थी ना लिमिट्स अंडर सेक्शन 44 एडी। तो नॉर्मल लिमिट तो कितनी है जी, 2 एग्रीगेट टर्नओवर अप टू एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 2 करोड़ इन जनरल केसेस एंड एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 3 करोड़ वेयर एटलीस्ट 95% receipts have been received by account pay check, account pay draft और ऑनलाइन, ठीक है जी, और ऑनलाइन। डन है जी, क्लियर है। तो ये आपकी 3 करोड़ रुपए की एक और लिमिट है, बट उनके लिए जो 95% क्या कर रहे हैं ऑनलाइन में काम कर रहे हैं, बस ये पर ध्यान देना चाहिए।
ठीक है, अब यहां पे जो 44ADA है, अब 44ADA में आओ जी। अब आओ एक बार 44ADA। अब 44ADA वाले में क्या चेंज करोगे? अब यहां पे बस 44AD, अब मैं इसी में लिख रहा हूं, ADA कर दिया मैंने। यहां पे आप एग्रीगेट टर्नओवर की बजाय क्या लिख दोगे? ग्रोस रिसीट। 2 करोड़ की बजाय आप यहां पे क्या लिख दोगे? 50 लाख इन जनरल केस, ठीक है जी। और निचले वाले केस में एग्रीगेट टर्नओवर की बजाय ग्रोस रिसीट, और यहां पे आप क्या कर दोगे जी? आपकी 75 लाख, 3 करोड़ कितनी कर दोगे? 75 लाख जी। बस ये फर्क निकल के आएगा, बाकी सब कुछ सेम ही है जी। ठीक है, तो 2 लिमिट आपको और ध्यान देनी है कि 44AD वाले केस में, ये ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, आपके एग्जाम में ना इसमें से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि May 24 में ना अमेंडमेंट्स आती हैं। तो आपको बस ये ध्यान देना कि अगर 95%, देखो अब 95% वाला मसला आप अगर चेक करोगे ना, 95% वाला मसला अब 3 जगह पे आ गया। 95% वाला मसला अब 3 जगह पे आ गया, अगर आपको समझ में आ रहा हो। 95% वाला मसला अब 3 जगह पे कहां कहां आ गया जी? बताओ 3 जगह कहां कहां आ गया? एक तो ऑडिट में आ गया, एक तो किस में आ गया? ऑडिट में आ गया। एक तो किस में आ गया? ऑडिट में आ गया। ऑडिट में 1 करोड़ है, अगर 95 ऑनलाइन है तो लिमिट 10 करोड़ है। फिर 44AD में आ गया, नॉर्मल लिमिट 2 करोड़ है, अगर 95 ऑनलाइन है तो लिमिट 3 करोड़ है। फिर 44AD में आ गया, नॉर्मल लिमिट 50 लाख है, अगर 95 ऑनलाइन है तो फिर 75 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल होंगी। 3 सेक्शन में आपका 95% वाला केस आ गया, बस ये पर ध्यान दो जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो अब जाके हमारा पूरा समाप्त हो जाता है जी। डन, लॉक कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो जी, तो अब जाके इसको मैं फाइनली पैक करने जा रहा हूं जी। अब जाके इसको फाइनली पैक कर रहा हूं, और डेली आपके 60 सेकंड वाले शॉर्ट्स भी आ रहे हैं, उसको 60 सेकंड निकाल लिया करो। देखो 60 सेकंड निकालने हैं, मेरे को लगता है 60 सेकंड आप दिन में निकाल सकते हो। जैसे ही देखा तुरंत लाइक किया, तुरंत आपना 1 सेकंड निकाल के कमेंट कर दिया, थैंक यू सर। जो भी आपका मन करता है, जो आपके दिल में आता है वो लिख डाला, और काम खत्म। फिर डेली आप 60 सेकंड बस तैयार हो जाओ, 60 सेकंड आप आते रहेंगे, आपको मजा आता रहेगा जी। ठीक है जी, चलो तो फिर बाकी अब हम मिलेंगे कल वाली क्लास में। कल सेम टाइम वही आपकी 2:30 कल कर लेते हैं। कल 2:30 कल क्लास करते हैं, 2:30 या 2:45, 2:30 कर लेते हैं। कल हमें डिडक्शन वाला टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, कल हमें डिडक्शन वाला टॉपिक जो है वो हमें कंप्लीट करना है, और फिर परसों हमारा बस लास्ट टॉपिक हमारा बचेगा TDS वाला, और देन फिर हम GST की स्टार्टिंग करेंगे। 2 दिन का ब्रेक दीजिएगा प्लीज़, रिवीजन ले लेंगे। साक्षी चलो देखते हैं, क्योंकि ना मेरे को दिसंबर एंड में ना ऑफ चाहिए, तो मैं चाहता नहीं आपका बिल्कुल ब्रेक हो। और जो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने आपको डेट दी है 31 जनवरी ही रहे, उससे पहले ख़त्म हो जाए, उसके बाद ना जाए। उसके बाद फिर हम मिले तो यूट्यूब पे मिले रिवीजन करने के लिए, हम रेगुलर बैच एक बार कंप्लीट करें ताकि आपको सेल्फ स्टडी का टाइम मिल सके अच्छे से। ओल्ड ऐप पर या न्यू पर? अभी तो ओल्ड पे ही मिलेंगे, अभी न्यू में अभी ना तेजस सर आई थिंक न्यू में क्लास ले रहे हैं आई थिंक, तो अभी मैं ओल्ड पे ही लूंगा, फिर मैं न्यू पे शिफ्ट हो जाऊंगा तो बता दूंगा आपको। रिवीजन, रिमेनिंग चैप्टर का रिवीजन कब होगा? जब वो खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर एक दिन रख लेंगे, उनका रिवीजन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिवीजन तो करवाऊंगा, आप टेंशन मत लो भाई। सर मैंने कहा ना पहले दिन मैंने बोल दिया था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, वो आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है ना, तो वो आप निश्चिंत हो जाओ बिल्कुल। ठीक है, चलो जी, तो फिर बाकी हम मुलाकात करेंगे अब कल वाली क्लास में, सेम टाइम 2:45 सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय जी।